रहे आज जोश है इनमें। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दिया। अरे कौन कह रहा है लेट ओपी है बेटा? श्राप लगता है, ठीक है। एक अध्यापक का श्राप लगेगा, एग्जाम में लेट पहुंचेगा। जल्दी बोलो अर्ली ओपी, नहीं तो बस यहां पर अभी डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। यस, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो अर्ली ओपी आ रहा है ये है हमारे बच्चे, ये है। यस, भगवान का रूप है बेटा, हम ध्यान से समझिएगा। हाँ, वैसे तो बच्चा भी भगवान का रूप होता है, लेकिन आई थिंक 5-6 ईयर्स तक होता है। अब आप हैवान के रूप में जा रहे हैं। यस, हाँ, ये हुई ना बात, अर्ली ओपी में कन्वर्ट होते हुए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ओबीडियंट बच्चे हमें मिले हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आई होप आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही होगी। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई 2025 बैच में। आज हमें नाम वैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स लिखा हुआ है। लेक्चर 1 फिजिक्स एंड राजवंत सिंह, एक फोटो लगी हुई है एक स्मार्ट बंदे की, जो कहीं ना कहीं 3 साल पहले की थी, ठीक है। अभी इसलिए चिपका रहे क्योंकि वही मैक्सिमम स्मार्टनेस तक हम पहुंचे थे, उसके बाद ढल गया है जवानी। हाँ, यस, आ जाओ भाई। तो कई सारे मेरे 11वीं क्लास के अर्जुनास जुड़ चुके हैं। आई थिंक अभी धीरे धीरे करके और भी जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। यस, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का नामकरण करूंगा ठीक है। आप सभी लोग आज से कहलाएंगे अंटर पंटर, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, थोड़ा सा आज का क्लास बिल्कुल आराम से लिया जाएगा, ठीक है। सिलेबस तो बहुत है, टेंशन भी बहुत है लाइफ में, लेकिन मजा लेके पढ़ा जाए। यस, आ जाओ आ जाओ। ऐप नॉट वर्किंग होना ही था, आज हम जो उतरे हैं हाँ, मजाक कर रहा हूं बेटा, कर रहे होंगे यार, टेक्निकल वाले भी हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें से आप में से कई सारे बच्चे शायद पीडब्ल्यू से पहले पढ़ते आए होंगे 9th एंड 10th क्लास में। सबसे पहले बताइए कौन कौन से बच्चे नए हैं, ठीक है, जो पहली बार पीडब्ल्यू में ऐप में यूज कर रहे हैं। उनके लिए ऐप शायद क्रैश हो रही होगी, वो परेशान हो रहे होंगे, ऐप नॉट वर्किंग। बेटा आज क्लास भी तो देखो किसकी है ना। हाँ, तो होना ही है सॉरी बेटा। हाँ, यस, कई, अरे बाप रे बाप, कई सारे नए बच्चे भी हैं हमारे साथ, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को बिल्कुल एज नॉर्मल लेके चलूंगा कि जिसने पहले पढ़ा हुआ है उसको भी उतना ही मान के चलूंगा, और जिसने नहीं पढ़ा हुआ है उसको भी उतना ही मान के चलूंगा। सब लोगों को साथ लेके चलना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वेरी गुड। आप सभी लोगों का 10th क्लास का एग्जाम अभी खत्म हुआ है। आप लोग शायद कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये तो ब्रेक का टाइम होना चाहिए था, अभी तो हमें एंजॉय करना चाहिए था। लेकिन रियलिटी ये है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उतना ही आसान ये आपकी जर्नी होने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आप सभी लोगों ने एटलीस्ट हिम्मत दिखाई, क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे होंगे कि 11th स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो वेरी गुड। हाँ, जिन लोगों का ऐप नहीं चल रहा है, परेशान मत होइएगा, घबराइएगा मत। ये लेक्चर आपको ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। बाद में मिल जाएगा, आप YouTube से देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो ठीक है, ऐप ज्यादा लोगों की दिक्कत आ रही है, जस्ट 1 मिनट मैं पूछ लेता हूं, ठीक है। यार ऐप का कुछ इशू है क्या? ऐप क्रैश कर रही है क्या? देख, हाँ पता करो। हाँ, चलिए भाई, तो आज से आप सभी लोग एक बार ऐप का पता कर लेना, ठीक है। ऐप नॉट वर्किंग आ रहा है भाई। देखो हमारे बैच भी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हाँ, ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर दिन मतलब हर बार जब भी फर्स्ट क्लास होती है अर्जुना, लक्ष्य, प्रयास, तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि लाखों में बच्चे एक साथ अचानक से आ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। अब हो क्या रहा होगा, ऐप सही चल रही है? तो बच्चे ऐप पे क्यों नहीं लिख रहे हैं? आज ओनली यूट्यूब है। कौन है ये अफवाह फैला रहा है? हाँ बेटा, ऐप पे तो क्लास ही नहीं जा रही। हम यहाँ पे रौला काट दिए फालतू में कि हमारे आते ऐप क्रैश हो जाती है। एक बार रुको, चेक कर लेते हैं। हाँ, ये लक्ष्य वाले होंगे पक्का।
वहां कुछ दिक्कत हुआ होगा। यहां पर भाग के आ गए। एक मिनट रुको, चेक कर ले। भाई बेइज्जती करा दी तुमने तो यूट्यूब पे। हाँ हाँ, देख रहे देख रहे देख रहे। यस, हाँ यूट्यूब पे जा रही है बस। लिखा हुआ है पीटा। पहले दिन ही लपड़ से, हाँ लपड़ से शुरुआत करनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। जितने भी अर्जुना, अच्छा यार लेकिन चलो ठीक है, उसके बारे में बाद में। जितने भी अर्जुनास हैं बेटा, आप आराम से यूट्यूब पर से लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं, गुस्सा मत करो, तुम्हारा कोई पैसा लेके भाग नहीं रहा है, ठीक है। इनको तो भाई साहब एक लिखा है यहां पर, वैसे मेरे को पता था ये होने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लिखे हैं, अभी बताते हैं आपको, ठीक है, सारा पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले सारे बच्चे एक बार थम्स अप कर दीजिए, हम लोग चलते हैं आराम से, आराम से बात करेंगे। जो बच्चे नए हैं उनको भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होने का टाइम लगेगा मेरे साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो 9th and 10th पीडब्ल्यू से पढ़ के आए हैं उनको बस एक एडेड एडवांटेज, एक एडेड, कि आपको ये सब पता है कि ये होता क्या है, ठीक है। आपको पोल पता है कि टीचर पोल कराता है, जवाब कैसे देना है, वीडियो कॉल आ सकती है अचानक से। राजवंश सर यहां पर अभी क्लास के बाद में एक बार मैं ट्राई भी कर लूंगा, ठीक है। दिक्कत पता क्या है, मैं वीडियो कॉल क्यों नहीं करता हूं। एक बार लक्ष्य में मैं वीडियो कॉल करी, कपड़े ही नहीं पहन रखे लड़कों ने, ऐसे नंगे पुंगे होके लेक्चर देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको भी शर्म आता है, ठीक है। तो हम करने से पहले बता देंगे, बंडी वंडी पहन लीजिएगा, ठीक है। यस, थोड़ा वीडियो देखते वो मेरे को देख के घबरा रहा है, मैं उसको देख के घबरा रहा हूं ठीक है, ऐसी कहानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए तो मैं आपको बता दूंगा भैया, तैयार व्यार हो जाइएगा, ठीक है। फिर हम वीडियो कॉल थोड़ा सा आपको करके दिखा दें, थोड़े से फीचर्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। रेस्ट आपने 9th and 10th पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ठीक है, सब बराबर है, ठीक है, सब बराबर है। सर ऐसा मत बोलिए, हम बहुत मेहनत करके आए, हमें भी पता है, लेकिन जो 11th की तैयारी होगी वो फ्रॉम दी स्क्रैच ही मेरे को करानी पड़ेगी, ठीक है। देखो भाई, एक घर होता है, ठीक है, अगर घर में टूट फूट हो रही है ना, तो उसको तुम चाहे जितना ठीक करवा लो, नया जैसा नहीं बनता। नया जब बनेगा तो नए की फील अलग होती है। तो सारे कंसेप्ट्स फ्रॉम दी बेसिक्स ये मैं कराऊंगा। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना यार 9th क्लास में तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया, मैं रिवाइज नहीं करा, मैंने ब्रिज कोर्स नहीं करा है तो एडवांटेज आ जाएगा थोड़ा बहुत, अदरवाइज सारी चीजें इन डिटेल बैच में आपको पढ़ाई जाएंगी। क्लियर? चलिए, तो मेरा नाम आप सभी लोगों को पता लग गया, धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, थोड़ा भारी सा नाम है, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमें कवर करना है, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डूज एंड डोंट्स, रेफरेंस बुक टेस्ट, डीपीपी डाउट्स जो आप लोग स्टार्टिंग से पूछ रहे थे उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग यूनिट्स वाले चैप्टर में घुसेंगे, ठीक है। यस, हाँ, ब्रिज को कुछ नहीं, आपको आज से मेरे साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। और ये 2 साल की जर्नी है बेटा, बहुत मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। अब मैं सीधे, क्योंकि यहां पर हो सकता है कई बच्चे शायद 12th कई भी होंगे, मैं सीधे 11th क्लास के अर्जुनास को ही डील करते हुए चलूंगा, क्योंकि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास अभी अर्जुना की है, ठीक है। देखिए भाई, आप सभी लोगों ने 9th and 10th जैसे भी पढ़ी हो, मैंने क्या कहा, आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, फॉर मी इट इज 0। मैं 0 से ही पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो आपको अब यहां पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ट्रस्ट इसलिए क्योंकि कुछ चीजें आपको लगेगा यार ये नाम सुना हो, जैसे मान लो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम बोल दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा रिकॉल करने की कोशिश करेगा, यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन या सर्कल, ये तो हमें 9th और 10th में कहीं ना कहीं बताया था, और सर कहीं ना कहीं वही के कंसेप्ट तो यूज नहीं कर रहे। तो आपको यहां पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि यार अगर मैं कोई चीज बता रहा हूं, फ्रॉम द बेसिक्स पर बता रहा हूं, और उतना ही बता रहा हूं जितना आपको अभी के लिए रिक्वायरमेंट है। आगे जाके मैथ्स में तरुण सर आपके स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला, एलिप्स, सारी चीजें डिटेल्ड में पढ़ा देंगे। तो हमें जितना चाहिए होगा फिजिक्स में, हम लोग उतना पार्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब बात आती है, आप 10वीं से जब 11वीं में जाते हैं, किन किन के बड़े बड़े भाई बहन हैं, या फिर जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, या फिर आपके कोई नोन में जिन्होंने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया है या उस स्ट्रगल को देखा है, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए सारे बच्चे। अरे मेरे अंटर पंटर, हाँ, अरे हमको पता लग गया ऐप नॉट वर्किंग, चल जाएगी थोड़ा सा, जितने भी हाँ हमारे अर्जुना के बच्चे हैं
जिनको ये कहानी पता है जरा एक बात थम्स अप कर दीजिए। जिनको कोई आइडिया नहीं है कि सर जेई में क्या होता है, कैसा पेपर आता है, कितनी मेहनत डिमांड करता है, वो थम्स डाउन भी कर सकते हैं। ओनली आई एम आंसरेबल टू ओनली अर्जुनाज हियर, ठीक है। काफी सारे बच्चे, यस, काफी सारे बच्चों को थोड़ा बहुत तो आइडिया है। अब देखो ये मैं चीजें जिनको आइडिया है मैं उनके ऊपर एक कहते हैं ना स्टैंप लगाने वाली बात है। जब आप 10वीं में थे तो फिजिक्स क्या है, ये 3 चैप्टर किसके लिखे मैंने, फिजिक्स के, ठीक है। याद करिए आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया गया, ठीक है। फिर आपको एक मैग्नेटिज्म पढ़ाया गया, फिर आपको एक लाइट पढ़ाया गया। उसके बाद एक एडिशनल चैप्टर था जिसमें बच्चा थोड़ा बहुत पास करने चाहे वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी करके डैम वैम और विंड टर्बाइन और ये सब कराया गया। 3 चैप्टर थे, 3। उसमें तुम्हें सीरीज एंड पैरेलल के फॉर्मूले में हालत टाइट हो रही थी। R1 प्लस R2 होता है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ये दिक्कत आती है 10वीं क्लास के बच्चे को। तो आप अभी तक क्या है ना, आप 3 चैप्टर से लड़ रहे थे और आपको लग रहा था भाई टफनेस तो भैया 10वीं क्लास में जो है वो कहीं नहीं है, ठीक है। आइए ये 3 चैप्टर हमारे 16 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहानी ह्यूमन आई ये चुटर पुटर टॉपिक्स को साइड रखिए। ये 3 चैप्टर फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फिजिक्स की अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो फिजिक्स में क्या कन्वर्जन हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये 16 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे छोटे बड़े करके हमारे पास, और कुछ में तो सब चैप्टर्स भी हमारे पास इंक्लूडेड है। डरने की बात नहीं है, ये बात है कि हमें अपना गोल पता होना चाहिए कि हमें क्या फोड़ना है, ठीक है। अब आप ये सोचे 4 चैप्टर के बाद आप कह रहे हो यार मेरे को तो आलस आ रहा, अब नहीं हो रहा। अरे भाई अभी तो 16 की बात है, अभी बीच में गिव अप करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक बार हम लोग एंटर कर गए तो अब हमें सिलेक्शन तक पहुंचना है, ये टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए। 16 यूनिट्स रहेंगे विद सब चैप्टर्स। अब ये छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। हमारे पास थ्योरेटिकल अप्रोच, अब यहां पर आप क्या करते थे ना, मेजॉरिटी थ्योरी वाले क्वेश्चंस आपके होते थे और कुछ चुटर पुटर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस लगा के ऐसे बैठते थे सीट पर। हाँ पापा 4 क्वेश्चन लगाए लक्ष्मीर सिंह के, हाँ आज ऐसा नहीं चल पाएगा। अगर हम एक एक चैप्टर की बात करें तो हम लोग 100 से ऊपर क्वेश्चन ही लगाएंगे, ठीक है। इसमें आपके PYQs होंगे, इसमें आपके एडवांस के क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। अब यहां पर मेजॉरिटी थ्योरेटिकल अप्रोच थी, यहां पे थ्योरेटिकल अप्रोच प्लस एनालिटिकल अप्रोच भी होगी, ठीक है। सर एक तो फिजिक्स वीक, ऊपर से अंग्रेजी हमारा बहुत वीक। एनालिटिकल मतलब दिमाग को आपको यूज करना पड़ेगा एनालाइज करने के लिए। अगर मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला सिखाऊंगा तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट हो भी सकता है आ जाए, और हो भी सकता है उसको घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए। तो एनालिसिस हर फॉर्मूले की बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या क्या है, उसको हम कहां कहां से डिराइव कर सकते हैं, ये सारे थ्रेड्स को हमें पकड़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एक अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी करते हैं। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अब आपके स्कूल के एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे। अब इसमें से कई बच्चे होंगे जो कहेंगे कि सर मैं डमी स्टूडेंट हूं। कईयों को डमी वर्ड नहीं पता होगा, कईयों को स्कूल गोइंग पता होगा। सर मैं तो स्कूल जाता हूं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम स्कूल नहीं जाते लेकिन हम एग्जाम देंगे। तो कुछ स्टूडेंट हो जाते हैं डमी। डमी तो पता ही है ना, हाँ। तो कुछ स्टूडेंट हो जाते हैं डमी स्टूडेंट्स और कुछ स्टूडेंट हो जाते हैं स्कूल गोइंग। दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने प्रॉब्लम्स भी हैं। कौन कौन कैसा स्टूडेंट है जल्दी से बता दीजिए। मर्दावा बताओ, डमी बाड़ा कि नॉर्मल स्कूल गोइंग स्टूडेंट बाड़ा? हाँ, ये लक्ष्य वाले यहां क्या कर रहे हैं? हाँ, स्कूल गोइंग, वेरी गुड। पर्सनली मैं अपना एक ओपिनियन बोलूं, ठीक है। देखो हर सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, दोनों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स हैं, ठीक है। फॉर मी स्कूल गोइंग इज बेटर, ठीक है। कई लोग इससे डिसएग्री करते हैं, ठीक है, उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड नहीं करता। मैं कहता हूं ठीक है आपका अपना ओपिनियन है, क्योंकि होता क्या है, ये 2 साल की तैयारी में आपको कई लोग, बेटा जितने भी स्कूल गोइंग है, आपको हो सकता है कई लोग बोले यार तेरा ना स्कूल में जाने की वजह से दिक्कत आ रही है,
और तुम्हारा माइंडसेट वैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट था, मैंने सिलेक्शन लिया है, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लगती, बस हाँ थोड़े से एफर्ट्स आपको ज्यादा डालने पड़ते हैं। मैं अपने एक फ्रेंड का भी बता देता हूं जो डमी स्कूल में था, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल गोइंग की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं स्कूल एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल। जो स्कूल वाले गोइंग स्टूडेंट्स होंगे उनके पास टाइम थोड़ा क्रंच में रहेगा, टाइम थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर 2 बजे तक स्कूल से आएंगे, थके हुए होंगे, फिर आप यहां पे क्लासेस करेंगे, फिर होमवर्क स्कूल का भी होगा, हमारा भी होगा, तो मिसमैनेजमेंट होने के चांसेस होते हैं। अब जो स्कूल जा ही नहीं रहा, उसका सुबह का फ्री टाइम है, वो सोचता है कि यार मेरे को सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करनी है। और मैंने बच्चों को देखा है, डमी स्कूल के बच्चों को देखा है, स्टार्टिंग में तो जोश होता है, आखिरी में वो आलस बन जाता है। सुबह लगता है अरे 4 बजे मर्दबा क्लास बना, 1 घंटा अभी और सोता हूं, तो 1 घंटा और सोते हैं और फिर आंख बंद होते ही वो कब 4 बज जाते हैं, फिर उठते हैं, कल तैयारी करूंगा, कल भी तो है ना मेरे पास सुबह का टाइम। उनका प्रॉब्लम ये हो जाता है, वो लथार्जिक हो जाते हैं। ठीक है, तो डमी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, प्लीज ये अगर आप एक अपना टाइम टेबल बना रहे हैं कि भाई मेरे को सुबह उठना है, तो डिसिप्लिन के साथ उठिए। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा पैरामीटर है डिसिप्लिन। मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं कि आपको हो सकता है 1000 प्रॉब्लम्स हो रही हो स्कूल गोइंग के साथ कंपटीशन तैयार करने में, जो मेरे को भी हुई, लेकिन स्कूल के साथ आप हमेशा डिसिप्लिन रहेंगे। आप अपने नाखून काटेंगे, आप नहाएंगे, आप धोएंगे, आप कपड़े पहनेंगे, आप स्कूल जाएंगे, वहां का भी कुछ काम करेंगे, तो ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहिए एज अ स्टूडेंट। तो बेनिफिट है। अब प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूं। स्कूल गोइंग के लिए वही मैनेजमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और कई बार अटेंडेंस का प्रॉब्लम होता है, आपका फोकस थोड़ा सा डगमगाता है। बट बिलीव मी, मैं इस पे 100% आपको कह रहा हूं, अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे, आपको स्कूल एक एडिड एडवांटेज लगेगा, लेकिन यस रास्ता टफ है। आपको यह लगेगा कि सर आप जो बोल रहे हो तो यार बहुत कठिन लग रहा है, कठिन से ही तो बड़ी चीजें मिलती हैं। किसको आसानी से मिल गया है भाई? आज तक कोई भी बड़ा बंदा बना है तो उसने कठिनाइयों को पार किया है, तो ये आपकी कठिनाइयां हैं। अगर आपको यहां से बड़ा इंसान बन के निकलना है, नॉलेजेबल इंसान बन के निकलना है, तो क्या आपको आसानी से मिलने वाला है? यहां पर अभी 35,000 बच्चे बैठे हैं बेटा, इसमें मानता हूं कुछ लक्ष्य के बच्चे भी बैठे होंगे, 12वीं क्लास के बच्चे भी बैठे होंगे, लेकिन वो भी तो आपका कंपटीशन है। इनमें से भी कई ड्रॉप ले सकते हैं, वो आप ही के साथ जेई में बैठेंगे। तो बात यह है कि कठिनाइयां और कंपटीशन तो लाइफ में हमेशा है, आपका एटीट्यूड हमेशा फाइट मारने का होना चाहिए। तो जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपका एक डिसिप्लिन रहेगा, आप अपने बीच के टाइम को यूटिलाइज करिए। आई एम टेलिंग यू कि ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। तो स्कूल एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल्स आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही प्री प्लान्ड वे में चलेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे, इसकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी। ठीक है, अब सीयूईटी का एग्जाम कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई बीटेक ही करे। जेई मेंस, ठीक है, बिटसेट विद वीआईटी ट्रिपल ई और डब्ल्यू वेस्ट बंगाल जी। ठीक है, तो अब बात यह है कि कुछ और भी एग्जाम्स हमारे कंपटीशन लेवल के हैं, इनका लेवल मैं ये कह सकता हूं आज की डेट में, बिटसेट को थोड़ा सा अगर मैं अलग कर दूं, लेकिन मेजॉरिटी एग्जाम्स का लेवल कहीं ना कहीं एक लेवल पे हम कंसिडर कर सकते हैं। कईयों को शायद इन एग्जाम्स के बारे में कुछ नहीं पता। किस किस को एग्जाम्स के बारे में नहीं पता है भाई? एक बार ये भी दिल बना दो भाई। आज की क्लास डेप्थ ओरिएंटेशन की है, ठीक है। इन पूरे साल भर में इनके बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आज तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या चीजें मेन पॉइंट पर आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। यस, कईयों को नहीं पता है। अब बात यह है कि सर अभी आप जेईई मेंस का पूरा बताओ, अभी आप हमें बिट सेट का पूरा फॉर्मेट बताओ, कैसे लेवल के क्वेश्चन है। ये सारी चीजें हम समय के साथ सीखेंगे, बिलीव मी। और ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको गाइड करूं कि भैया सीयूईटी का एग्जाम आप में से अगर कोई देना चाह रहा है तो कैसे तैयारी करनी है अभी से। कोई अगर सिर्फ बोर्ड्स पर ही फोकस कर रहा है, कोई गलत बात नहीं होती, कोई गलत बात नहीं होती। मैंने पहले बोर्ड्स पर फोकस किया, जेईई का एग्जाम साइमल्टेनियसली साथ में फोड़ा और फिर 1 साल ड्रॉप लेकर रैंक इंप्रूव करी। मैं इसको गलत नहीं मानता। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसी चीजें चाहिए, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या, इसके लिए क्या, इसके लिए। और सबसे बड़ा मेजॉरिटी बच्चों का एम है एडवांस का पेपर, ठीक है। तो समय के साथ मैं आपको इन सारी चीजों की डिटेल्ड वे में बैच में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा।
अब बात पता है क्या है, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला कि मेरे को आपका डिसिप्लिन चाहिए, मेरे को आपका सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। जिस दिन मैंने बोल दी कि बेटा ये करके आना, तो ये करके आ जाना बस। और फिर मैं आपको लिखित तौर पे दे रहा हूं कि आपको पीछे कोई नहीं कर सकता। रियलिटी ये है कि आज की डेट में बच्चा प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता है। अरे सर ने बोला है ना, कल कर लूंगा। और जिस दिन आपके दिमाग में कल आने लग गया, समझ जाना आपकी रैंक में दिक्कतें हैं। ठीक है, जिस दिन का काम है उस दिन खत्म करने की कोशिश पे रखो। मैं बता रहा हूं, इतने से ही सिलेक्शन है। और अभी जेईई मेंस का रिजल्ट आ जा देना, और अपने सीनियर्स के इंटरव्यूज को जरूर सुनना, क्योंकि आप उनसे ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आपके जो दिमाग में सवाल हैं वो हम उनसे पूछेंगे, उनके जवाब सुन लेना। क्योंकि जब मैं वो जवाब दूंगा तो शायद आपको लगेगा अरे राजवंश सर तो यार 15 साल पहले या 10 साल पहले जेईई का एग्जाम दिए थे ना, उनको आज हमारी दिक्कतें थोड़ी ना पता है। बेटा पता सब है, लेकिन बात यह है कि वो एज गैप की वजह से आपको लगता है राजवंश सर समझ नहीं रहे। सारे आपके सवाल के जवाब उनके मुंह से आपको मैं सुनवा दूंगा। ठीक है, जेईई मेंस में क्या डिटेलिंग है, बिटसेट की क्या डिटेलिंग है, सीयूईटी की क्या डिटेलिंग है, अब आप क्लास आएंगे तभी तो पता लगेगा। तो आपकी अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन, वही बात आ गई। 4 बजे मैं यहां पर हूं तो आप भी यहां पर होने चाहिए। किस क्लास में मैं जेईई मेंस के बारे में बताऊंगा, किस क्लास में बिटसेट के बारे में बताऊंगा, वो मैं डिसाइड करूंगा। अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और सारी डिटेल हम लोग देखते चलेंगे कि कब कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट कैसी है। और फिर आपका जेईई एडवांस। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा। 11वीं और 12वीं पिछले साल के एडवांस के सिलेक्शंस के अगर आप बीच में इंटरव्यू देख पाए तो जरूर देखिए। वहां पर आपको कुछ बच्चों के इंटरव्यू में यह बात मिलेगी, जेईई की तैयारी आपकी टफ है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं भी लिख देता हूं, ठीक है। और जिस दिन आप में से जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा ना, इस बात पर देख लेना आप 100% एग्री कर जाएंगे। आपकी तैयारी टफ है। कोई बोले कि यार मुश्किल है, यस बिल्कुल मुश्किल है। क्या कॉम्प्लेक्स है? कभी कभार समझ आता है कि ये होना चाहिए और कभी कभार नहीं समझ आता है कि ये नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा है कि ये लगाऊं वो लगाऊं, ये करूं वो करूं, इसका लेक्चर देखूं उसका लेक्चर देखूं, ऐसा कुछ नहीं है। टफ है। और टफ क्यों है? क्योंकि आपको रोज एक ही काम उसी शिद्दत से करना पड़ेगा, उसी शिद्दत से। आज का जो आपका जोश है ना, अगर वो डिसिप्लिन में कन्वर्ट होता है, तब मैं बता रहा हूं आपको हो सकता है ये टफनेस भी कम होती दिखे। कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, आप लोग इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। पता है क्या होगा? अभी आपके छोटे छोटे जो 12वीं क्लास के भैया हैं या ड्रॉपर भैया हैं, वो आपको ज्ञान दे देंगे। और उनका ज्ञान गलत नहीं है, वो उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी है, बस उनको सोल्यूशन नहीं पता है। और वो अपना प्रॉब्लम सेट आपके सर पे फेंक देंगे, यार देखो मेरे को ये दिक्कत हुई थी, तुम संभल जाना। अरे सोल्यूशन दो चच्चा, सोल्यूशन दो बच्चों को। अपने जूनियर्स को हमेशा राह दिखाओ, प्रॉब्लम्स नहीं। ठीक है, तो जितने भी यहां पर लक्ष्य और ड्रॉपर के बच्चे हैं, प्लीज आपके ये जूनियर्स हैं, आप इनको सोल्यूशन दीजिए रेदर देन दी प्रॉब्लम्स। आप बताइए कि आपसे क्या गलतियां हुई और उन गलतियों को आप रिपीट मत करना, ये बताइए। क्योंकि ये छोटे बच्चे शायद आज जोश में ये चीज नहीं समझ पाएंगे कि ये दिक्कतें होती हैं, और वो दिक्कतें मैं जो आज बताऊंगा वो वही होंगी। ठीक है, आप लोगों की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बार के अर्जुना को संभालने के लिए, और ये हमारा देश का फ्यूचर है। हम सबको कलेक्टिवली मेहनत करनी पड़ेगी। टफ है, आपको रोज तैयारी करनी पड़ेगी, आपको रोज स्ट्रगल होगा, आपके क्वेश्चंस खराब होंगे, आपको दिखेगा आपका दोस्त जो आपसे वीक है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये होगा। आपको लगेगा यार ये तो टॉपर हमेशा से ही अच्छा परफॉर्म करता है, मैं इसको पीछे कैसे छोड़ूंगा, ये होगा। तो ये मेंटेलिटी, कभी कभार आपके मार्क्स कम होंगे तो आपके पेरेंट्स आप पे डाउट करेंगे, आपके रिलेटिव्स आप पे डाउट करेंगे, इवन योर स्कूल टीचर्स माइट डाउट ऑन यू। आप अकेले पड़ जाते हैं, और यही है टफनेस। बस आपको हमारे साथ लगे रहना है। हमारे को जो भी चीजें समझ आती हैं वो प्योर इंटेंशन के साथ जो बताई जाएंगी आपको उसको फॉलो करना है। कॉम्प्लेक्स मैं होने नहीं दूंगा। टफ की बात है वो तो है ही, और टफ नहीं होता तो सबका सिलेक्शन होता। ठीक है, तो ये सारे बच्चे एक बार थम्स अप करके मेरे को ये बता दीजिए। ठीक है, सारे बच्चे एक बार थम्स अप करके मेरे को ये चीज बता दीजिए कि आपको ये बात समझ आ गई कि हमारी जो तैयारी है उसमें बहुत रंग बिरंगी चीजें नहीं है, बहुत सीधा रास्ता है, बहुत ही ज्यादा सीधा रास्ता है। अब प्रॉब्लम यह है
उस सीधे रास्ते में कुछ गड्ढे और चढ़ाव और नीचाव होते हैं, वो आपको मेरे साथ हाथ पकड़ना है। सारे फैकल्टीज आपको हमेशा गाइड करेंगे, कोई भी फैकल्टी आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेता हूं। डांटना अलग होता है, अगर आप गलती करेंगे तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको डांटूं और सुधारूं, ठीक है, लेकिन डिमोटिवेट मैं नहीं करूंगा, ठीक है, ये मेरा काम है। टफनेस होगी, लेकिन वी आर मोर टफर देन दिस। क्या है भाई ये एग्जाम, क्या है? 3 घंटे की तैयारी करनी है, इतना टाइम दे रखा है, क्यों नहीं कर लेंगे हम लोग? सब हो जाएगा, बस ध्यान से सुनते चलिएगा। तो 11वीं क्लास में बेटा मिसमैनेजमेंट होती है बच्चों से, कभी स्कूल पर ज्यादा फोकस, कभी जेईई मेंस पर ज्यादा फोकस, कभी एडवांस पर ज्यादा फोकस, और खुद की स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। मत करना, जितना बोला जाए, जितना होमवर्क स्लाइड आपने अगर कंप्लीट करते चले गए, होमवर्क स्लाइड मैं बता रहा हूं आपका 80% सिलेक्शन होमवर्क स्लाइड से होता है। 80% जो टीचर बोलेगा ना ये करके आ जाना, बस उतना कर लेना। तुम्हें लग रहा हो वो भाई रंग बिरंगी लाल पीली नीली किताब लगा रहा है, लगा ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लगा ले। सर ने इतना बोला है, मैं इतना करूंगा, उसके बाद मैं लाइफ एंजॉय करूंगा, मेरे को उतना ही करना है, ठीक है? तो प्लीज इस पर फोकस करिएगा। अब लेट्स प्लान टुगेदर सो दैट इट बिकम लेस कॉम्प्लेक्स। अर्जुनास ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आप सभी लोगों ने 9वीं और 10वीं पढ़ा है, लेकिन इस बार का एटीट्यूड, आप एक सनकीन का इंसान से बात कर रहे हैं अभी, ठीक है? जिस दिन मेरे सनक में आएगी हो सकता है उस दिन 5-5 घंटे भी क्लास चल जाए, ठीक है? तो आप ध्यान से सुनिएगा कि हमें किस ऑर्डर में चलना है, ठीक है? मैंने 3-3.5 साल से बहुत सारे स्पैमर्स को देख लिया है, बहुत सारे अब्यूजिव स्टूडेंट्स को देख लिया है, बहुत सारे अब्यूजिव कमेंट्स को देख लिया है, ठीक है? मैं इस चीज से कहीं ना कहीं इम्यून हो चुका हूं, ठीक है? जिसको जो बकवास करनी होगी कर सकता है, लेकिन मेरा सारा फोकस एक स्टडिंग स्टूडेंट पर रहता है। तो जब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बच्चा बकवास कर रहा है, पढ़ने वाले बच्चे एक बार बता दो, तो आपका थम्स अप आ जाना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, और वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं कहूंगा कि सारे लेक्चर्स आप लाइव अटेंड करिए। सर नेट का प्रॉब्लम है, ये है, तभी आप रिकॉर्डेड जाइए, लेकिन जब आप मेरे को रोज कनेक्ट करेंगे तो लाइव में आपको रहेगा कि यार कल 4 बजे तक मुझे खत्म करना है। लाइव अटेंड करेंगे। माई नोट्स आर सफिशिएंट फॉर ऑल एग्जाम्स। ये कोई बोस्टिंग की बात नहीं है, ये एक एश्योरेंस की बात है, ठीक है? मैं बोस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है? मैं एश्योरेंस आपको देना चाहता हूं, सो दैट आप इस चीज में डिबेट ना हो कि यार ये भी कर लूं किताब, ये किताब भी बहुत बड़ी है, ये भी कर लेता हूं, इससे भी कर लेता हूं, भैया से भी नोट्स ले लूंगा, इनके भी कर लूंगा। मत करना। सिर्फ नोट्स जो आपको दिए जा रहे हैं उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है, क्या होमवर्क करने हैं, क्या क्वेश्चन करने हैं। मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, ठीक है? ट्राई टू राइट डाउन एज मच इन क्लास, क्योंकि देखो अब क्या होता है मैं क्लास में कुछ मान लो ऐसा लिख के लेके आया, ठीक है? आपके पास टाइम नहीं बचा, आप फूल पत्ती बनाने में बिजी हो गए। हमारी एंटरप्रेन्योरिया आपके लिए पहले बता रहे हैं। लड़कों को तो क्या दिक्कत है ना, लड़कों को इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, वो सब लिख लेते। लड़कियों को बड़ी दिक्कत होती है। अब मैं जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लड़की सुन भी रही है, लेकिन यहां पर उसका ऐसे तब तक फूल उगने लग जाता है। भाई ये फूल पत्ती बनाने का समय नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है? पहली बता रहा हूं, ये लाल पीले नीले नोट्स नहीं चाहिए मेरे को, सीधा ब्लू और काला बहुत मोर देन इनफ, या ब्लू और लाल, सीधी सी बात। तुम सोचो कि भैया तुम यहां पर एक डब्बा बनाओगी, यहां पर एक बंदा चिपकाओगी कि हाँ भैया हम पढ़ेंगे आपके साथ, यहां पे फूल पत्ती रहेगा, यहां झोपड़ी रहेगा, यहां नाव रहे, ये सब नौटंकी का समय नहीं मिलने वाला, ठीक है? पहली बार बता रहा हूं, अगर आपको फूल पत्ती बनाना है तो आराम से कलाकृति का समय हम आपको बाद में दे देंगे। लिखिए, देखिए, ट्राई टू राइट डाउन, हाँ सीरियसली बोल रहे हैं, हंस का रहे हैं। Try to write down as much in class. If something is left, you can write after class from PDF. ये भी बता देना, हमारे पास पगले बच्चे भी तो बहुत हैं, ठीक है? मेक सेपरेट कॉपी ऑफ फिजिक्स। मैं ओरिएंटेशन सेशन देख रहा था, उसमें एक बच्चा पूछ रहा कि सर एक ही कॉपी में लिखना है मैंने कहा ये कैसा डाउट पूछ रहा है बेटा? फिजिक्स की कम से कम तेरे को 7 कॉपियां लगेंगी, मिनिमम 7 नोट्स की। अब पतली वाली नहीं भाई साहब, 2 रुपए वाली या 5 रुपए वाली नहीं लगेंगी, कम से कम 20-20, 30-30 रुपए वाली मोटी मोटी वाली 7 कॉपियां, इतना सिलेबस है, ठीक है? तो एक तो सबसे पहले एक सेपरेट कॉपी बना ले,
ठीक है, हाँ, सेपरेट कॉपी। ऑलवेज राइट लेक्चर नंबर इन स्टार्ट ऑफ द क्लास सो दैट यू कैन रेफर टू द क्वेश्चन इजिली। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा, एडवांस के सवाल कराऊंगा, एडवांस का सवाल इतना बड़ा, तू ऐसे चक्कर खा रहा है क्वेश्चन में, तब तक मैंने सॉल्व कर दिया। अब तू कहेगा सर राजमल सर प्लीज 1 मिनट हम कॉपी कर लेते। अबे छपोड़े इंसान, दिमाग लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ना कि छापने में। क्वेश्चन नंबर मैं लिखूंगा तो वो क्वेश्चन नंबर कॉपी में लिख लियो, क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन, दैट्स इट। जिस दिन तेरे को हो ना खुजली, ये का पढ़ा का चला गया मास्टर, पीडीएफ खोलिए आराम से देखिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। हाँ, ऑलवेज राइट लेक्चर नंबर इन स्टार्ट ऑफ द क्लास सो दैट यू कैन रेफर टू द पीडीएफ। डोंट स्पैम इन द क्लास अबाउट एनीथिंग। कई बच्चे नए होंगे, उनको यह बात नहीं पता होगा स्पैमिंग होता क्या है। स्पैमिंग होता है किसी भी रेलिवेंट या इररेलिवेंट बात को आप जबरदस्ती टाइप किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उसको स्पैमिंग कहते हैं, भले ही वो रेलिवेंट हो। आप ब्लॉक हो सकते हैं, ब्लॉक मतलब 1 दिन का ब्लॉक, 1 हफ्ते का ब्लॉक, या फिर पूरा का पूरा बैच गया। एआई एंड द टीम विल ब्लॉक यू। पहले हम लोग मैन्युअली करते थे, अब एआई है हमारे पास। अलग सर देख रहा है लेक्चर, हाँ, यहां पे जैसे आप देखे होंगे, यहीं पर ऐसे कोने में यहां पे एक व्यक्ति है, ठीक है, किताब लेके, देखे है ना, हाँ, अलग सर है, धड़ाधड़ ब्लॉक मारेंगे, धड़ाधड़। हाँ, सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। तो एआई क्या करेगा, वो आपको रीड करेगा कि आप एक ही चीज कितनी बार लिख रहे हैं और वो कितना रेलिवेंट है या फिर कितना इररेलिवेंट है, तो आपको ब्लॉक कर देगा विदाउट एनी रीजन, ठीक है। आ जाओ, अब ये हो गया। आई विल टेक द डाउट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द क्लास। मैं क्लास में भी डाउट्स लूंगा, बाद में भी लूंगा। आप स्लाइड पकड़ करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, धीरे धीरे प्रोसेस में आपको सीखने को मिल जाएगा। सो हैव पेशेंस। यस, सबसे बड़ी बात यही तो सिखानी थी हमारे बच्चे को। पेशेंस नाम की चीज नहीं है, सब पेशेंट है ना। अभी जैसे लैग हुआ था या ऐप क्रैश हुआ, इंपेशेंट हो गए, इनको लगा भैया धरती पे अब ये ऐप चलेगा ही नहीं, है ना, इसीलिए तो पैनिक आ गए ना आप सब लोग, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, इससे काम और सुधर जाएगा। जैसे पेशेंस ही, अगर ऐप नहीं काम कर रही कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट बाद कर जाएगी, 1 दिन बाद कर जाएगी, आराम से। हम पैसा लिए हैं तो पढ़ा के जाएंगे, लेके भागेंगे नहीं आपका, ठीक है। हाँ, तो पेशेंस रखिएगा हर चीज के लिए, लीचड़पंती नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी होते हैं, अभी 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 बताता हूं मैं तुम्हें, रुको, ठीक है, तुम्हारी दोगलापंती मैं अभी निकालता हूं, रुको जरा, ठीक है। इतने गजब के लीचड़ होते हैं, इनको अगर किसी टीचर ने बोल दिया कि बेटा टेंशन ना ले, ये 5 क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन तू ट्राई कर, बाद में मैं दे दूंगा। भाई साहब हैं तो इंजीनियरिंग के, इंजेक्शन डॉक्टर वाला रखते हैं भाई साहब, टीचर में खोप के आधा लीटर खून निकाल के ले जाएंगे। जब तक वो टीचर 5 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेगा, रोज सिरिंज घोपेंगे, रोज टीचर का खून पिएंगे, हैं, किए है ना। हाँ, पढ़ाएंगे भी बेटा, पढ़ाएंगे भी, और जब पढ़ाएंगे तो आप रहिएगा, ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा, टीचर ने बोला है कि 5 दिन बाद या 10 दिन बाद मिल जाएगा तो मिल जाएगा, लेके भागेगा नहीं हो कहीं, ठीक है। मेक सेपरेट कॉपी ऑफ डीपीपी एंड प्रैक्टिस। ज्यादा ज्ञानी मत बनिएगा कि एक कॉपी खरीदी है, यहीं पे पैसा बचा ले, इसी में डीपीपी कर लेंगे, इसी में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, भैया कीचड़ बनेगा, ठीक है, कीचड़। कुछ समझ नहीं आएगा, राजवंश सर ने क्या पढ़ाया, तुमने क्या पढ़ा, क्वेश्चन कौन सा था, ठीक है। तो सेपरेट आपको इसकी भी बनानी पड़ेगी। ट्राई टू फिनिश एवरी डे वर्क ऑन द सेम डे ओनली, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। आधे बच्चे, अरे ये तो समझ आ गया, पहले लाइन आखिरी में नीले में क्या लिखे है। आलस के मारे आप ये मत करना कि हाँ कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आएगा आपका, ठीक है। कल का काम और जुड़ जाएगा। किस किस को बेस्ट टाइम टेबल चाहिए भैया जेई के लिए, पहले बता दीजिए। बता दीजिए भाई। बेस्ट टाइम टेबल चाहिए, मैं अभी बता देता हूं। डोंट वेस्ट योर टाइम।
बच्चे अब गोइंग, अरे ये कैसा जवाब दे दिया यार ये इंसान। चाहिए ना एक डिसिप्लिन्ड बच्चा अगर हो और वो समय बर्बाद ना कर रहा हो, दैट्स द बेस्ट टाइम टेबल। तुम्हें चाहिए कि भैया 7 बजे सर हम उठेंगे, 7 बजे के 5 मिनट तक हम पोंपो करेंगे, फिर 7 मिनट के 10 मिनट तक हम खाना खा लेंगे, फिर लूज मोशन, अगला था पढ़ने की बारी, तब तक लूज मोशन हो गया। बेटा ये वाला टाइम टेबल कुछ ही बच्चों के लिए वैलिड हो पाता है, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों के लिए वैलिड नहीं रहेगा। आप बस ये देख लीजिएगा कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो रोक दीजिए उसी समय, ठीक है, और पढ़ाई पर आ जाइए। ओके, हाँ, डोंट अज्यूम आंसर्स इन द पोल। अब बच्चे क्या होते हैं ना, लप्पाधारी होते हैं, लप्पाधारी। 4 क्वेश्चन मैं करूंगा तो प्रोबेबिलिटी, वैसे मैथ्स में अभी तरुण सर प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ये सब पढ़ाएंगे तो कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, ठीक है। सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, तो बच्चा क्या दिमाग लगाता है। 4 सवाल हैं हमारे पास, 4 अगर मैं लप्पे मारता हूं तो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, चारों गलत तो -1 -1 -1 -4 आ जाएगा हमारा। कोई नहीं, तुम्हारा भाई झेल लेगा, पढ़ के भी तो नहीं आया है। लेकिन अगर एक सही हो गया तो ओवरऑल +1 हो जाएगा, तो चांसेस तो हैं कि हम आगे बढ़ जाएंगे। बेटा जिस दिन आपको अपने किस्मत पर घमंड होने लग जाए ना कि वाह भाई ये तो मेरी किस्मत है, मुझे मिली है, मान जाना बेटा गलती से हो गया है, ठीक है। तो लप्पे मारने की आदत कुछ बच्चे डाल लेते हैं, क्योंकि सर करा रहे तो सबसे पहले टॉपर में मेरे को बनना है। तो आप जितना जल्दी लप्पा मारेंगे उतना ही आखिरी वाली रैंक आपके लिए फिक्स होती चली जाएगी, श्राप है। तो डोंट अज्यूम आंसर्स इन द पोल फॉर फन, ठीक है। रिमेंबर दिस विल कम बैक एज कर्मा, जैसा आप करेंगे वैसा ही भुगतेंगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। आई रीड कमेंट्स आफ्टर क्लास, तो आप क्लास के बाद वहां पर चोंच मत लड़ाइएगा। एक खुशी नंबर मिलेगा, हाँ मिलेगा आपको, लाखों में रैंक डिजिट मिलेगा, ठीक है। आई वॉन्ट अर्जुना बैच टू बी द मोस्ट सीरियस बैच एवर, ऑल्दो आपको लग रहा हो मैं हंसी मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे ही हूं, ठीक है। टेल मी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द क्लास आफ्टर एवरी क्लास। हर क्लास के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, कहां पर आपको दिक्कत आई, कहां पर प्रॉब्लम्स हैं, कहां पर इंप्रूव करा जा सकता है। मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखता हूं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द प्रिपरेशन, सबसे पहले आप क्लास नोट्स बताएंगे, फिर डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी, मॉड्यूल का आपको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ध्यान से सुन लीजिए। मॉड्यूल का मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। अब किस किस को एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए पहले बता दो। हाँ क्या है, हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो समझ आ ही रहा होगा कि तेरे सामने टीवी है, तू इंसान है, तू धरती पर है? कलम है, पेपर, कुछ तो समझ आ रहा होगा, या फिर वो भी नहीं है तुम्हारे पास। फिलहाल के लिए नन। देखो नो डाउट ज्यादा पैसा आ रहा हो तो प्लीज किसी को खाना खिला दीजिएगा, ठीक है। हाँ ज्यादा पुण्य मिल जाएगा। अभी के लिए आपको कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अभी के लिए आपको कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट, देखो अब क्या होता है, कभी आप बीमार पड़े होगे, है ना, तो आप डॉक्टर के पास गए होगे। कभी सीरियस, कौन कौन सीरियस बीमार पड़ा है भैया, हॉस्पिटलाइज तक की कहानी आ गई। हाँ अभी आ रहा हूं सारी किताबों के नाम, हाँ आप जो लिख रहे हैं आई नो एवरीथिंग, ठीक है। मैं आपको लोड, देखो वही बात है, आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। आप नाम ले रहे हैं सारे बच्चे, ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, कोई भी किताब खराब नहीं है, लेकिन उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं अभी फिलहाल क्यों लिखा है, ठीक है। कई बच्चे कभी ना कभी तो गए होंगे, है ना। अब आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ये थोड़ा ना करता अरे यार ये तो बच्चा बड़ा बीमार है, एक काम करो भैंसे वाला इंजेक्शन लाओ जिसकी सुई इतनी मोटी होती है और ठोक के सारी दवाई एक ही बारी में दे दो, अभी ठीक कर देंगे इसको। ऐसा तो नहीं करते, 2-3 दिन एडमिट रखते हैं, प्रोग्रेस आपकी देखते हैं, दवाई का डोजेस आपका चेंज करते रहते हैं, है ना। डॉक्टर को भी तो ये बात पता है ना, टेस्ट लेते हैं कि अच्छा भाई ये प्रॉब्लम हुई, चलो ये मेडिसिन देते हैं, इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो डोसेस बढ़ाते हैं, और इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो चेंज करते हैं, ये सब करते हैं।
वो कभी ऐसा तुमने अगर कोई डॉक्टर देख लिया कि नहीं भैया एक ही बारी में इलाज करेंगे, आओ या जाओ, ठीक है, वहां से कट लीजिएगा, ठीक है, नीट क्वालिफाइड नहीं है वो। यस, तो आपको मैं यहां पे कह रहा हूं, जैसे ये आपकी बीमारी है दिमाग की, समय के साथ आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे मैं आपको बताता चलूंगा कि अभी ये कर लीजिए, अभी ये कर लीजिए, अभी ये कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स मत करिए। अभी पता है आप लोग क्या करेंगे, आप किताबें सेट करेंगे और फिर उसके ऊपर सर रख के पूरे साल सोएंगे। जब रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं खुद बता दूंगा बेटा ये कर ले, ठीक है। अगर तुम्हें भाई बहन से कोई किताब मिल रही है तो ये भी नहीं कि मना कर रहे हैं, ना ना, फ्री का फंड मिल रहा है, चुपचाप लेके रख लो, लेकिन अभी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा, काइनेमेटिक्स के आसपास से आपको हो सकता है जरूरत पड़े, या बेसिक मैथ्स के बाद ही काइनेमेटिक्स स्टार्ट होता है, तब आपको जरूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा। व्हाट अबाउट एनसीईआरटी? अभी ना मेरी किताब लेनी है ना किसी की लेनी है। भाई मैं आपको क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। फिलहाल के लिए नन, समझ आता है? कुछ नहीं खरीदना अभी। पता लगे देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन करते ही तेरे को पता लगे तू यहां के लिए बना ही नहीं है, ठीक है, क्यों खरीदेगा किताब? अभी रुक जा भाई, एक दो चैप्टर में टेस्ट कर ले तू अपने आप को कि भाई तू किस लेवल पे सोच पा रहा है, और तेरे को अगर मजा आए तब तू कर किताब, ठीक है। आप सभी लोगों ने 10th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ी है। अब फिजिक्स की एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं क्लास के लिए शायद आपके लिए उतनी अच्छी ना हो। मैं ज्यादा खुल के नहीं बोलूंगा वरना जेल हो जाएगा हमको। एनसीईआरटी हम ये कह रहे हैं, करना चाहे तो भी सोचिएगा करने का, ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि एनसीईआरटी फिजिक्स की बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। केमिस्ट्री की समझ आ जाएगी, मैथ्स की तो ऐसी, मैथ्स की तो आपको ऐसी लगेगी क्या है ये, क्या हो रहा है? दिक्कत है, फिजिक्स वालों के साथ हमेशा घोर अन्याय हुआ है। मैं बताता हूं, अभी तरुण सर पढ़ाएंगे, ठीक है, तुम्हें लगा इतना टफ है, सर कहेंगे एनसीईआरटी का सवाल लगा है ही नहीं, उसमें 10 सवाल है भाई पूरे चैप्टर में, हाँ फुस्सू फुस्सू से सवाल है, तुम्हें लगेगा यार क्या पढ़ाया है, ठीक है। केमिस्ट्री वालों की एनसीईआरटी ठीक ठाक सी है, जितना पढ़ाएंगे उतना जवाब है। फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी टेढ़ी है, हम इतना सब पढ़ा देंगे तब भी हो सकता है आपके एक दो क्वेश्चन ही बने, आप उल्टा के मेरे को गरियाने लग जाओगे, अबे कैसे पढ़ाता, सिर्फ हंसी मजाक करता है, पढ़ाता ही नहीं है। तो मैं अपने लिए पहली क्लियर कर रहा हूं कि भाई फिजिक्स की एनसीईआरटी एक समय के बाद ही आप पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे। एक एक लाइन इतनी गहरी लिखी है डूब के मर जाओगे, तो टेक्स टाइम, ठीक है। इसको सुलझाने का तरीका मैं बना रहा हूं, कुछ अगर हो पाया तो फिजिक्स की एनसीईआरटी को दुनिया के लिए आसान किया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको नहीं छेड़नी है। नो सर हमारे स्कूल में है तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9th एंड 10th क्लास बर्बाद हो गई है सर, मुझे पता है, रो रहे हो, क्या हो पाएगा, सब कुछ हो पाएगा, सब होगा, पेशेंस रखिए, टेंशन नहीं, ठीक है। सर स्ट्रेटेजी क्या है? अभी यूट्यूब पे जाके बच्चा कहेगा कि आज हमारे पास बहुत जोश है, राजवन सर एक ही टॉपिक पढ़ाए हैं, आज ही जाके फोड़ देंगे। स्ट्रेटेजी टू क्रैक आईआईटी इन 2 years, बहुत सारा मिलेगा। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, चाहे वर्ड कैसे भी हो, पढ़ाई करिए, टेस्ट देकर एनालाइज करिए, फिर सिलेक्शन लेकर हमें बाय बाय करिए, और कुछ नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है, सीधी सी बात। पढ़ाई करिए, टेस्ट देकर एनालाइज करिए, और फिर टाटा बाय बाय, ओके, इतना ही होता है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हाँ, आखिरी के 2 पॉइंट्स, ज्ञान लेना है देना नहीं। हम आपसे 4800 रुपए पढ़ने के लिए नहीं लिए हैं, सारे बच्चे हमको पैसा दीजिए और हमको सिखाइए कि हमको कैसे पढ़ाना है, हमको आता है, ठीक है, बल्कि बहुत अच्छे से आता है। तो ज्ञान लेना है, जहां पर हम जो चीज बताएंगे उसको एब्जॉर्ब करना है, उल्टा मत बताना, अरे सर इसमें तो ये भी होता है, होता तो उसमें बहुत कुछ है, काम का है या नहीं है ये भी तो देखना है ना, वो हम डिसाइड करेंगे। ज्ञान लेना है देना नहीं है। 4800 रुपए आप हमको पढ़ाने के लिए नहीं, हमसे पढ़ने के लिए दिए है ना, ठीक है। तो कुछ चीजें पहले मिलेंगी, कुछ चीजें बाद में, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। वही डॉक्टर वाला हिसाब है, सारे इंजेक्शन एक ही साथ सुई मार दूंगा ना स्टार्टिंग में तो मर जाएगा, तो समय के साथ आपका इलाज किया जाएगा। सेल्फ नोट्स बनाना है, चैप्टर खत्म होती है उसके सेल्फ शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ देखो जरा चिंदी लोग पैसा गिना दिए आज,
गिना दिए गिना दिए। ठीक है। तो बेटा जितना पैसा दिए हो उसका रिटर्न हम पूरा करेंगे। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना 1 रुपए तक नहीं छोड़ेगा बच्चा भैया, पीडब्ल्यू में नोच खाता है, गिद्ध है ये। हाँ, सबका हिसाब दे दिया जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है। भाई देखो एक चीज मैं और बता रहा हूं, कुछ बच्चों के पास होता है टेलीग्राम। कौन कौन टेलीग्राम पर है? सारे बच्चे जल्दी से बताइए, गिद्ध बच्चे, कौन कौन टेलीग्राम पर है? यस, हम बड़ा कॉन्फिडेंस है इस बच्चे में। हाँ, दैट इज टेलीग्राम अभी आज की डेट में एक इंसाइक्लोपीडिया बन चुका है। ईमानदारी से बताना, आप लोगों ने, कितनों लोगों ने बुक्स सारी डाउनलोड कर ली हैं? हाँ, दिल बना दीजिए इस बात पर। सारे मेजॉरिटी बच्चे टेलीग्राम पर है। ठीक है, किन किन बच्चों ने वहां से कुछ ना कुछ करके बुक्स डाउनलोड कर ली है? एचसीवी भी डाउनलोड कर ली है, पता नहीं सारी रंग बिरंगी किताबें हमने डाउनलोड कर ली है। हाँ देखो, सब पैकिंग रख रही है। मतलब जब स्कूल स्टार्ट होता है ना, तो नई नई किताबों को अच्छे से पैक करके ले जा रहे होते बच्चे, वही कर रहे हैं ये, है ना? बिल्कुल। अब वहां पर आपको मिलेगा टॉपर नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप ललचाएंगे। ठीक है, एक सिंसियर बच्चा, मैं बोलूंगा, जिसने अपने हाथ से वही चीज लिखी है ना, उसके दिमाग में हमेशा रिटेन रहेगा। आप दूसरे का चाहे कितना भी लिखा हुआ, कितना भी अच्छा, कितना भी फूल पत्ती बनाया हुआ ले लीजिए, आपके दिमाग में तब तक नहीं जाएगा जब तक आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे। तो जितना भी आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लीज जब हम लोग अपने सिलेबस को ले जाएंगे तो सेल्फ नोट्स जरूर बनाते चलना। ठीक है, ये नहीं कि बाद में हम लोग कर लेंगे। डिसिप्लिन, हार्डवर्क, सेल्फ मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी हमें रिक्वायरमेंट है, और कुछ नहीं। उसका बाकी का काम मेरा है, ये काम आपका है। डिसिप्लिन रहना है, समय पर आना है, मेहनत करनी है। कई बार आपके सवाल नहीं बनेंगे, टेंशन नहीं लेना है। सेल्फ मोटिवेशन, कईयों को रहता है सर हमारा एक सवाल खराब, टॉपर बच्चे की बड़ी दिक्कत है। ठीक है, 30 सवाल है, उसमें से एक सवाल होता है तो रोते रोते आ जाता है, सर हमारा एक सवाल खराब हो गया। बेटा कोहनी मारूंगा, भग जाए। बोले इतना कमजोर है तू, है? एक सवाल खराब हो गया तो क्या हो गया? ठीक है, मेहनत कर लेंगे, अगली बार नहीं करेंगे, हो सकता है अगली बार और खराब हो जाए। भाई देखो, मेरा दिया हुआ मोटिवेशन आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन खुश रख सकता है, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आपको बार बार इसी गड्ढे में गिरना पड़ेगा। ठीक है, तो खुद से मोटिवेट होने की कोशिश करिए, ये सीख लीजिए अभी से। ठीक है, बीच बीच में आप लोग बोलेंगे सर डिमोटिवेटेड, कईयों को तो स्पेलिंग भी नहीं आती है। पिछले साल प्रयास में पढ़ा रहे थे, वहां का एक बच्चा बोला सर फीलिंग वेरी डिमिटिवेटेड। दुनिया भर के सारे आई इसी में डाल दिए, डिमिटिवेटेड, आई इसमें भी आई डाला था। अबे डिमोटिवेशन को तो पढ़ना सीख ले। आई एम फीलिंग वेरी डिमिटिवेटेड, तो बेटा ये डिमिटिवेटेड ना होते रहोगे अगर मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, और फिर तुम घूमते रहोगे मार्केट में कि भैया हमें कोई थोड़ा सा अच्छा सा बोल दे, आज अच्छा फील करा दे, लगेगा ऐसा। और कंसिस्टेंसी, 2 साल की मैराथन है, स्प्रिंट के जैसे। अभी क्या होगा, जैसे अभी टॉपिक पढ़ाएंगे ना, कई लोग सटाक से आगे भागेंगे, यूट्यूब पे जाके डाउनलोड करेंगे लेक्चर और पूरा देख के आ जाएंगे अगली क्लास में तंग करने के लिए। और जब रोटेशन पढ़ाऊंगा ना, तो पढ़े होंगे लॉज ऑफ मोशन पे, क्योंकि आपने एटीट्यूड क्या बना लिया, इतनी सारी जगह से पढ़ने का। एक जगह से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। तो कंसिस्टेंसी मैटर करेगी, जो आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से लेके चलिए। आई कैन ट्रेन अ हार्ड वर्किंग वीक ब्रेन। आप में से कोई कमजोर होंगे लेकिन हार्ड वर्किंग होगा, तो उसको मैं ट्रेन कर सकता हूं, रेदर देन दिमाग तो बहुत शार्प है लेकिन करना कुछ नहीं चाहता। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, हाँ, तो आज मैंने काफी ज्ञान दे दिया है। हो सकता है अगली क्लास में केमिस्ट्री वाले सर या मैथ्स वाले सर आपको इतना ज्ञान ना दे, तो जो भी पहले आता है उसको ये चीजें बतानी पड़ती हैं, सो दैट आप हमारे साथ ओरिएंट हो जाएं। स्टार्ट किया जाए। हाँ, कौन आ गया रे? हाँ, एक को देखो 9th क्लास में कह रहा हाउ टू क्रैक आईआईटी इन क्लास 9। बेटा अभी जमीन पे गिरेगा, खोपड़ी क्रैक हो जाएगी, चुपचाप पढ़ाई कर 9वीं क्लास की। ले भाई, यूट्यूब ये स्नैप कर गया।
हाँ देखो जरा, कहां से आ गया, ये तो गोल गोल घूम रहा। हाँ यस, चलिए भाई अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, आप सभी लोगों को शेड्यूल पता है कि अभी आपके 5 दिन क्लास चलेंगी, 4 बजे से फिजिक्स वाली रहेंगी। अब बात करते हैं फिजिक्स की। देखो भाई आपके सिलेबस में सच बता रहा हूं, ठीक है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है। सर इंग्लिश और उसका क्या करें, ये 3 ही इतने ज्यादा होंगे वो भूल जाओगे, आखिरी के 2 दिन में इतना पढ़ लोगे कि 100 से ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो उसका लोड मत लो। अब जरा ध्यान सुनना भाई, देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की। सबसे मजेदार सब्जेक्ट आपको यही लगेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि हर चीज के पीछे एक रीजन है, हर चीज के पीछे एक बहस है, हर चीज के पीछे एक एक्सपेरिमेंट है, मजेदार। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 का इंटरसेक्शन निकालिए 2x प्लस 9 प्लस 8 से। मजेदार है। यहां पर हम लोग दुनिया, देखो भाई दुनिया जिस तरीके से चल रही है उसको समझने के लिए जो सब्जेक्ट है ना वो फिजिक्स ही है। ठीक है, हां, दुनिया जिस भाषा में लिखी गई है, ये पूरा ब्रह्मांड की बात करो तो जिस भाषा में लिखी गई है वो मैथ्स है, समझ लेना, वो मैथ्स है। अगर हमारे पास मैथ्स नहीं तो आप सिर्फ एप्पल को नीचे गिरते हुए ही देखोगे। आप बोल सकते हो कि अर्थ ने इसको अट्रैक्ट करा, लेकिन आप लॉ नहीं लिख सकते, आप उसका फॉर्मूला नहीं बना सकते, आप उसके ऊपर एनालिसिस नहीं कर सकते, और आपकी बात सिर्फ हाइपोथेसिस तक रुक जाएगी कि अरे भैया इन्होंने बोला एप्पल गिरा है, धरती खींची है, कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा। तो ये पूरी दुनिया जिस भाषा में लिखी गई है ना, भगवान ने जिस भी भाषा में लिखा है वो है आपकी मैथ्स। और अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप भगवान की भाषा को समझने जाओगे तो तरुण सर जैसे टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। टफ है भाई, हां, लेकिन उस लैंग्वेज को अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करके सीख गए, ठीक है, तो यह बात फॉर श्योर है कि आपके लिए केमिस्ट्री से ज्यादा, मैथ से ज्यादा फिजिक्स इंटरेस्टिंग हो जाएगी। थोड़ा सा बस हमें चाहिए भाषा, थोड़ी सी बस भाषा चाहिए जिससे आप इस दुनिया को समझ पाए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे पास फिजिक्स का। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है, वो तो केमिस्ट्री वालों को भी नहीं पता, हम कैसे बताएं। ठीक है, हाँ, Na+Cl- यही चल रहा हुआ। एक्चुअली में फिजिक्स का एक सब पार्ट है, दैट इज केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स से ही निकला है। अगर आप देखें तो अभी हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, एटम्स वेटम सारा चीज वो हमारा ही है, बस उसको थोड़ा सा काम तो करना है, पैसा कमाना है, घर चलाना है, तो चल रहा है। ठीक है, हम बड़े दानवीर हैं कि हमने कहा चलो ठीक है यार, एक सेक्शन तुम पढ़ाओ अपना केमिकल एमिकल लिख लिख लिख, और क्या। अब बात आती है बेटा, जब हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो 2 टाइप की फिजिक्स होती है। ठीक है, अब सारे बच्चे सीरियस रहना भाई। देखो एक चीज और बता देता हूं, किन किन को हंसी मजाक से गुस्सा आता है पहले बता दो, क्योंकि कुछ हैं जिनको ये लगता है कि अरे ये मास्टर हंस क्यों रहा है। कौन कौन है भैया, पहले बता दो कि जिनको हंसी मजाक से गुस्सा आ जाता हो, कोई है? जो 3 इडियट्स के वायरस के जैसे हो, यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा। हाँ हाँ, कईयों को आता है, देखो है यहां पर। तो भाई मैं पहले बता देता हूं, ठीक है, आप अर्जुना 2.0 से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि हम पढ़ाते समय थोड़ा सा ह्यूमर रखते हैं। ठीक है, ह्यूमर मतलब अब आपको कैसे पता, आपको तो गुस्सा आ जाता है, जिनको हंसी आती है ना तो उसको हम कहते हैं ह्यूमर, वो समझ पा रहे हैं कि बात किस लिए कही गई है। ठीक है, ओके, तो मैं हंसी मजाक करूंगा, दैट विल बी ओनली रिलेटेड टू टॉपिक, आप उसको डिवेट करके कुछ और चीज पर मत ले जाइएगा, दिस इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको कह रहा था कि फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें, पूरी दुनिया को समझने की बात करें, तो 2 प्रकार से हम लोग फिजिक्स को बनाते हैं। एक होती है हमारे पास थियोरेटिकल फिजिक्स, ध्यान सुनना, अगर आप फिजिक्स की बात करें, लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट, नो नीड टू राइट, समझिए। अभी पूरी दुनिया को समझने की अगर हम लोग बात करें तो दिस इज अ सब्जेक्ट विच रिलेट टू ऑल दी फिनोमिनाज अकरिंग इन द यूनिवर्स, वो हमारे लिए फिजिक्स है। अब इसमें 2 प्रकार की हमारे पास फिजिक्स होती है, एक होती है थियोरेटिकल
और एक होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल। आप सभी लोग स्कूल में लैब में गए हैं, हाँ या ना? सारे मेरे अंटरपंटर जल्दी से बताइए कि आप सभी स्कूल में लैब में गए हैं या लैब देखी हो कि हाँ यार ये लैब करके एक रूम है जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं। क्या आपने कभी, हाँ, यस, हाँ। अब होता क्या है ना कि हमारी जितनी भी फिजिक्स है, हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्सपेरिमेंटल। जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं, उनको प्रूव किया जा चुका है। लेकिन कुछ ऐसी भी पार्ट ऑफ फिजिक्स है जो एक्सपेरिमेंटल ना होकर थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल फिजिक्स, इसमें लोग रिसर्च भी करते हैं। थ्योरेटिकल मतलब लिखित तौर पर है, उसके ऊपर कोई अभी तक हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं मिला है। ठीक है, जैसे जैसे वो एक्सपेरिमेंटल, जैसे किसी साइंटिस्ट ने सोचा कि यार ये चीज ऐसे होती है, तो उसने उसके ऊपर अपना लॉ लिख दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। अब वो एक थ्योरेटिकल फिजिक्स का पार्ट हो गया, मतलब थ्योरी में उसके पीछे की साइंस समझा दी गई है कि क्या होता है उस एक्सपेरिमेंट में या फिर क्या हो रहा था उस जगह पर। अब क्या करते हैं साइंटिस्ट, इस थ्योरी वाले पार्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस थ्योरी वाले पार्ट पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और जो जो चीजें प्रूव होती चली जाती हैं उनको हम लोग अपना एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। किसी ने पहले लिखित तौर पे बताया कि भाई ये होता है, उस पे कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा, अगर वो प्रूव हो गया तो मान ली उसकी बात, नहीं प्रूव हुआ तो क्या, हटाओ, जगह खाली करे। हाँ, तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स हमारी जो क्लास 11th, ठीक है, एंड क्लास 12th जो है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल इन नेचर। आप मेजॉरिटी चीजों पर खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट है। क्लियर? सारे बच्चे थम्स अप, यस और नो, यस और नो। और भी कहानी है हम लोगों को जो काम की, देखो भाई रेलिवेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। 2 साल में आप पढ़ना चाहें तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें अपना बोर्ड्स, अपने कंपटीशन, सारी चीजों को करना है और एक इंटरेस्ट डेवलप करना है। यस, अब बात आती है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जब आप कोई भी चीज का एक्सपेरिमेंट करो, जैसे आपने स्कूल में 10वीं में ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया होगा, नाम तो सुना होगा, है ना? कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया, छोटा मोटा थोड़ा बहुत कुछ भी अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें कुछ तो चीजें नापी होंगी। दिल बनाइएगा मेरी बात पर। करंट नापा होगा, वोल्टेज नापा होगा, फोकल लेंथ का एक्सपेरिमेंट किया होगा, मैग्नेट रख के मैग्नेटिक फील्ड का कोशिश करा, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा, कोई ना कोई तो चीज नापी होगी। यस, यस। तो जिस भी चीज को आप एक इंस्ट्रूमेंट से नाप पाए, समझना, सबसे पहला टर्म फिजिक्स में हमारे पास आता है फिजिकल क्वांटिटी। अब ये नोट डाउन करना स्टार्ट करना, धीरे धीरे आराम से दूंगा समय। ठीक है, कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिससे आप उन सवालों को आंसर देख के मत बोलिएगा, खुद सोचिएगा। टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स डू वी नीड टू मेजर थिंग्स? सोचिए एक बार, अगर मेरे को इस पूरे ब्रह्मांड को समझना है तो कुछ चीजें तो मेरे को एक्सपेरिमेंट करनी ही पड़ेंगी। कोई थ्योरी में लिखेगा कि भैया ये हुआ था, मैं कहूंगा कि भैया आपकी बात मैं कैसे मानूं, वो कहेगा एक्सपेरिमेंट करो। और जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो कुछ ना कुछ तो चीजें मेरे को नापनी पड़ेंगी, हाँ या ना मेरे एंटरप्रेन्योर? यस। ये अब आप सभी लोगों ने बोला हाँ। देखना स्टोरी के फॉर्म में चलेगी सारी कहानी, पूरा सिलेबस मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ ये होना था या नहीं होना था, और अगर आप उस प्रोसेस से अलाइंड है तो आप एडवांस के प्रोसेस से अलाइंड है। यस सर, पूरे दुनिया को अगर मेरे को समझना है तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, और अगर एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे जैसे मैंने ओम्स लॉ का किया था, तभी तो मुझे करंट और वोल्टेज का रिलेशन पता लगा एक कंडक्टर पे कैसे होता है। यस, तो सर मेरे को कुछ ना कुछ तो नापना पड़ेगा। डू वी नीड टू मेजर थिंग? यस। अब अंग्रेजी हमारी थोड़ी खराब है, एंड द थिंग्स विच वी मेजर रिक्वायर, एंड होगा, ठीक है। और दूसरा सवाल कि अगर मैं कोई चीज नाप रहा हूं तो क्या इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? यस, बिल्कुल होगी। आपके सामने आके आप सोचिए, आप स्कूल के प्रैक्टिकल एग्जाम देने गए, ठीक है, अब आप कह रहे हो अपने टीचर को, टीचर ने कहा ओम्स लॉ को आप प्रूफ करके आइए, आप कह रहे हो कर दिया, कहा दिमाग में करा, हमें इंस्ट्रूमेंट जरूरत नहीं, हम ब्रह्मांड के राजा हैं, बेटा मार के 0 दे देगा, हाँ या ना? पहले तो इस पे सहमति बनाइए। मैंने कहा द थिंग्स वी मेजर रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट्स। यस, अगर आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में ये बोल दिए होते
कि हमें इंस्ट्रूमेंट या कागज वागज का जरूरत नहीं, हम बता रहे हैं V = IR होता है, लिख लीजिए, मान लीजिए, चलिए कटिए। तो बेटा अंडा मिलता, ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंट्स तो हमें चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब आप सारे बच्चे जरा ये देखना, फिजिकल क्वांटिटी, इनको फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो पहला स्टेटमेंट ये नहीं लिखना, ये समझने के लिए है, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। सारे बच्चे लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटीज which can be measured using physical instruments। बेटा सारे बच्चे अब सीरियस रहना, तैयारी स्टार्ट हो चुकी है उस एडवांस के लिए। यूजिंग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, PQ। क्लियर सारे बच्चे, एक बार इसको लिखिए और वो करिए थम्स अप सारे बच्चे। सर क्वांटिटी क्या होता है भाई? ओए एडवांस के पेपर में 20 सवाल ये नहीं आएंगे कि क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी कोई भी चीज जिसको तू नाप सके, ठीक है, उसको कहते हैं। अब फिजिकल क्या है? फिजिकल मींस आपके सामने फिजिकली, जैसे ये फिजिकल है, ये फिजिकल है। आपका थॉट कि आप बड़े राजा हो, वो फिजिकल चीज नहीं है, वो आपका एक थॉट प्रोसेस है। तो ऐसी चीजें जिसको आप नाप सको यूजिंग अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब दिमाग लगाइए, इसका मतलब तो सर हम बहुत सारी चीजें नाप सकते हैं। यस, एग्जाम्पल के तौर पे सारे बच्चे लिखेंगे। एग्जाम्पल में पहला, आप सभी लोगों ने करंट नापा था, तो करंट एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इंस्ट्रूमेंट बताइए, हाँ इंस्ट्रूमेंट बताइए किससे नापते थे? करंट। सर हमारे में भी बहुत करंट है। बेटा लपड़ मार देगा भी गिर जाओगे नीचे। करंट आप किस चीज से नापते थे? एमीटर से। वेरी गुड। इसी प्रकार से याद करिए, वोल्टेज आप नापते थे, तो यह भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। किस इंस्ट्रूमेंट से? वोल्ट मीटर से, है ना। टाइम, समय, यह भी आपसे पूछा जाए क्या यह फिजिकल क्वांटिटी? बिल्कुल, आप वॉच से नाप सकते हैं। घड़ी होती है, क्लॉक होता है हमारे पास नापने के लिए। आपके घर में सूरज देख के नापा जाता है वो अलग बात है, लेकिन क्लॉक तो होता है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बताइए? लेंथ। आपके पास मीटर स्केल होता है, जिससे आपने लाइन तो कम खींची है, टीचर ने आपके पीछे ज्यादा लाइन खींच के मारा है ना, याद करिए, है ना। तो लेंथ भी हमारे पास अगर देखा जाए तो एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उसको नापने के लिए हमारे पास एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आया ना। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी तो नापा जा सकता था। इंस्ट्रूमेंट याद आ रहा है? इंस्ट्रूमेंट कौन सा आता था? थर्मोमीटर। स्पीड, बाइक में आपने स्पीड देखी होगी, वो स्पीडोमीटर या ओडोमीटर कहते हैं उसको, ठीक है। इसको ओडोमीटर कहते या स्पीडोमीटर कह दो। हाँ, अरे वाह यार, बच्चे बहुत सीरियस हैं यहां पर। लव यू बेटा। इस स्लाइड पर मैंने आपको क्या कहानी बनाई समराइज करूंगा लेक्चर खत्म होने से पहले, तो ध्यान से सुनना। मैंने कहा यार देखो, फिजिक्स को समझने के लिए दुनिया को समझना है, दुनिया को समझना ही फिजिक्स समझना है बेसिकली। अब बात यह है कि जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, दो प्रकार की फिजिक्स है। एक थ्योरेटिकल है, जब कोई भी साइंटिस्ट अपने लिखित तौर पर बताता है कि यार ये फिनोमिना अगर हुआ, ठीक है, तो इस कारण हुआ, तो दिस इज थ्योरेटिकल, जब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर कुछ साइंटिस्ट उसी थ्योरी पर एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दे कि ये हुआ है, तभी हम उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। हमारी पूरी 11वीं और 12वीं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के ऊपर है, सभी पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब
जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो नाप रहे हैं। तो जिन क्वांटिटीज, ध्यान से सुनना, जिन क्वांटिटीज को मैं फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नाप सकता हूं उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सीधी सी बात। मतलब कोई एग्जांपल पूछ ले तो जो भी आपकी क्वांटिटी जिनके आपको इंस्ट्रूमेंट याद है आप सीधे कह सकते हैं। करंट के लिए एमीटर, वोल्टेज के लिए वोल्टमीटर, टाइम के लिए वॉच, लेंथ के लिए मीटर स्केल, टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर, स्पीड के लिए ओडोमीटर एंड सो ऑन। ये सारी चीजें आप नाप सकते हैं। कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके लिए। ठीक है, अब अगला सवाल, हां या ना में बताना। यार इसका मतलब तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। हां या ना, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी आने दो, धीरे धीरे आ रहे हैं भाई, धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, वजन नापने के लिए आपका वेइंग मशीन होता है, बहुत सारे, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। बस थॉट प्रोसेस बनेगी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो फॉर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज शुड वी कैटेगराइज देम। इतनी सारी हो गई तो यार कुछ तो आसान करना पड़ेगा, है ना। कुछ तो हम आसान करें यार, करोड़ों हो जाएंगे ऐसे तो हमारे पास। तो जितने भी अच्छे दिमाग वाले लोग थे, आपकी बात नहीं है, ठीक है, हमारी भी बात नहीं है, अच्छे साइंटिस्ट लोग बैठे, उन्होंने कहा यार इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगी तो यार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्योंकि हम लोग तो तेज लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, हमें तो पता है दुनिया कैसे चल रही है। ये अंटर पंटर जो छोटे मोटे से आ रहे हैं इनको कैसे बताएं कि ये कैसे चल रहा है। हम लोग अगर मर जाएंगे तो इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी ना यार, इनको भी तो समझाना पड़ेगा। तो वो अब आपके लिए आसान करे चीजें। उन्होंने कहा यार देखो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा आसान करते हैं, जिससे ये अच्छे से रट्टू तोता बन पाए। समझे ये किस लिए किया गया? इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज में क्लासिफिकेशन, कैटेगराइज करना। समझ रहे? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मतलब कैटेगराइज करना। क्यों करा गया? कोई पूछ ले तो कहना हमारी शक्ल देखिए, वो साइंटिस्ट हमारी शक्ल पहले ही भाप लिया था, इसीलिए कैटेगराइज करा गया। क्लियर? बोलिए भाई। यस, क्लियर। तो इतनी सारी में से कुछ कुछ को आसान तरीके से आपको समझाई जाए, क्लासिफिकेशन तो जरूरी है। तो अब ये थॉट प्रोसेस था कि ऐसा क्यों हुआ। फॉर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी कैटेगराइज, शुड वी फॉर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटी शुड वी कैटेगराइज देम फॉर आवर इजी अंडरस्टैंडिंग। यस, हमें कैटेगराइज कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारे पास ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ये अब आपको लिखना है, उसी में कॉन्टिन्यूएशन। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। हम लोगों ने अपनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। साइंटिस्टों लोगों ने किया, हम लोगों ने नहीं किया। एक ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, लिखिए सब समझाऊंगा और जितने डाउट है सारे बताऊंगा। ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। सारे बच्चे एक बार लिख लीजिए फिर थम्स अप करिए। ऑन बेसिस ऑफ, अगर मैं सारी फिजिकल क्वांटिटीज को बोलूं तो उन लोगों ने दो हिस्सों में इसको क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। एक ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, स्केलर एंड वेक्टर, लव यू बेटा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, जिसमें कुछ बच्चे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड वर्ड यूज कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा, इसको आराम से लिखिए। क्यों क्लासिफिकेशन करी गई? क्योंकि भाई जब आगे की जनरेशन आएगी उन सारे साइंटिस्टों को समझ आ गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि नॉर्मल लोगों को भी समझ आ जाएगा। तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट थी कि भाई इंफॉर्मेशन लोगों तक आगे पहुंचे, एक नॉर्मल इंसान भी चीजों को समझ पाए। तो उन्होंने कहा कि यार इन सारी क्वांटिटीज को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, कि कुछ हमारे अंटरपंटर 2024 में आए तो उनको समझ आ जाए। तो एक ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, क्या मतलब है सर? अभी बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। सर व्हाट इज डिपेंडेंसी? आप अपने पेरेंट्स पर पैसा कमाने के लिए अगर आप जैसे खर्च करें 4800 रुपए या 5000 रुपए या 6000 रुपए लगाए हैं, किससे लेके लगाए हैं? अपने पेरेंट्स पे, है ना। पापा ने कमाया, आपने लगाया। पापा इतना कमाएंगे, आप उतना चर जाएंगे,
यही तो कर रहे हैं आप। तो बेसिकली पैसे के लिए आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं, समझ रहे हो? पापा पैसा नहीं देंगे तो आप भुखमरी में आ जाएंगे, पापा पैसा देंगे तो तोंद निकाल के आ जाएंगे, यही होगा। यस, हाँ। तो डिपेंडेंसी मतलब कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर देखा जाए नॉलेज के लिए या कंपटीशन की तैयारी के लिए आप मेरे पर डिपेंड कर रहे हैं या अर्जुना बैच पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये आपकी डिपेंडेंसी हो गई। पैसे के लिए आप पापा पर डिपेंड कर रहे हैं, इमोशन के लिए हेलो जी रात को उन पर डिपेंड कर रहे हैं, अपना दुख दर्द के लिए आप अपने दोस्तों पर डिपेंड कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब पर डिपेंड कर रहे हैं। आपका वजूद बचा क्या? कौन हो तुम? सोचिएगा, गहरी बात है। तो डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो कौन सी चीज किस पर कैसे डिपेंड कर रही है, उसके बेसिस पर भी इन्होंने क्लासिफिकेशन करा। अरे बोलिए, यस, लिख लिए हैं। अब सवाल मैं आपसे पूछता हूं, देखो अब पहली चीज हम किस पर जाएंगे? फर्स्ट हम इस पर जाएंगे, इसको मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, फिर मैं इस पर जाऊंगा, ठीक है? और मैं आप ही लोगों से सवाल पूछूंगा, देखना दिमाग में आप ही के है, लेकिन पता नहीं। हाँ, अब बताइए पहला सवाल का जवाब। सपोज टू फोर्सेस, ये आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सपोज टू फोर्सेस 4 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, व्हाट विल बी द टोटल सम ऑफ दीज टू फोर्सेस? सोच के बताइए। हाँ, ये देखो साइंटिस्ट लोग जवाब दे रहा है 0 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। अब मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको अब कॉमन सेंस सिखाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है ना, दो दिक्कत है, कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं है और लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही कॉमन है। 0 एंड 8 बहुत ही कम बच्चे बोल रहे हैं डिपेंड ऑन डायरेक्शन। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 9वीं 10वीं में ठुस है, क्या है? ठुस, ठीक है? आइए पहले सवाल को जरा एनालाइज करते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, देखो जवाब देने में ना झट से, जवान इनकी इतनी तेज है, दिमाग से भी तेज जवान, सीधे जवाब दे देंगे, सोचेंगे भी नहीं। आइए आइए अभी मैं आपसे पूछता हूं, अभी देखना खुद ही अपने आप को 4 थप्पड़ मारोगे, अरे क्या बोल रहे थे यार हम। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए एक डब्बा है, बॉक्स, ठीक है? पहले इसको समझाऊंगा फिर बताऊंगा कि कैसे किया है। मान लीजिए कि आपके पास एक डब्बा है, ठीक है? आप इधर से धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस पे, ठीक है? आप कितना फोर्स लगा सकते थे? 4 न्यूटन का। आपने इस डायरेक्शन में धक्का लगाया, आपका मित्र, आपने कहा भाई ये डब्बा हमें ना क्या है, खिसकाना है, हम 4 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है? हमारी मदद कर दीजिए। आप तो पगलेट है ही, आपका दोस्त एक सुप्रीम लेवल, वो आके कह रहा भाई तू टेंशन ना ले, अभी आ रहा हूं स्कूटी से। तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करने आया है, ठीक है? बल उसके पास भी 4 न्यूटन का। अब जरा बताना ये मदद कर रहा है क्या कर रहा है ये है? सोच के बताइए। तुमने कहा भाई डब्बा हिलवाना है, तुम प्लीज आ जाओ हमारी मदद कर दो, तुम इधर से धक्का दे रहे हो, वो उधर से धक्का दे रहा है। भाई इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ ये आपको फील आ रहा होगा। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा, बाद में इसका फॉर्मूला भी बनेगा, ध्यान सुनना। अगर मैं इस केस में रिजल्टेंट फोर्स की बात करूं, कोई फिजिक्स का लॉ नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए, आप सभी लोग बोल रहे हैं 0 न्यूटन। आप सभी लोगों ने, मैंने कोई फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, मैंने कहा बस एनालाइज, फील करो इस चीज को। एक व्यक्ति इधर धक्का दे रहा है 4 न्यूटन से, एक व्यक्ति इधर धक्का दे रहा है 4 न्यूटन से। आपने कहा सर रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का जोड़, सम ऑफ दीज फोर्सेस, बेसिकली सम ऑफ दीज टू फोर्स ही, बेसिकली आप सभी लोगों ने बोला कि सर ये इन दोनों के जुड़ने के बाद 0 हो गया। यस अब इसी की कहानी
एक समझदार बच्चा होता तो क्या करता? ध्यान समझिए, ठीक है। अब आप यहां पे परेशान थे कि भाई ये डब्बा हिल ना रहा, धक्का दे रहा हूं मैं 4 न्यूटन का यहां से। एक अच्छा व्यक्ति क्या होगा? एक अच्छा व्यक्ति और अच्छा दोस्त आपका वही होगा जो आपके साथ आए और इसी डायरेक्शन में ये भी 4 न्यूटन यहां लगाए। इस केस में जरा सोच के बताना अब क्या होता अगर मैं अब आपसे पूछ लूं रिजल्टेंट फोर्स। सर रिजल्टेंट मतलब क्या होता है भाई? हेंस प्रूव्ड लिखा होगा ना, रिजल्ट लिखा होगा ना, किसी भी क्वेश्चन का रिजल्ट, फाइनल आंसर। तो रिजल्टेंट फोर्स कहने का मतलब इनका फोर्स का रिजल्ट कितना है। अब बताओ जरा सोच के, मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, अब आप दिमाग लगाइए। यहां पर आपका आएगा 8 न्यूटन। देखो फिजिक्स को ना फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई फॉर्मूला, वेक्टर्स एडिशन के फॉर्मूले होते हैं, मैं कुछ नहीं बता रहा अभी आपको। आपने खुद बोल दिया कि सर एक केस में ये 0 है और एक केस में ये सर 8 न्यूटन है, हाँ या ना? अब आप में से कई बच्चे पता है क्या बोलेंगे? सर यहां तो हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया है, यहां हम लोगों ने ऐड किया। किस किस को ऐसा लग रहा है? मी लिख दो। हाँ सर मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूं कि ये सर जोड़ा छोड़ना है, ये तो हमने सब्ट्रैक्ट किया है। दिस इज सर सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज एडिशन। यहां जुड़ गया है सर, वहां सब्ट्रैक्ट हो गया है। किस किस को ऐसा लग रहा है जरा मी लिख दीजिए। और यही कहानी सबसे ज्यादा खराब, देखो मी आ रहा है ना, इनकी फिजिक्स अगर आपने आज ये बात समझी तभी आपको फिजिक्स मक्खन के जैसे जाते दिखेगी, क्योंकि वेक्टर्स जो ये टर्म आने वाला है ये पूरी फिजिक्स संभालता है। यस कईयों को लगेगा, देखो पता प्रॉब्लम क्या है, आप सभी लोगों ने बचपन से, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ बोलिए या किसी भी चीज का फ्लॉ बोलिए, बचपन से हम लोगों को आदत है डायरेक्टली जोड़ने की। अगर मैं आपको 4 + 4 बोलूंगा आप एक बार भी नहीं सोचोगे, आप सीधे 8 ही बोलोगे, आप सीधे 8 ही बोलोगे। ये हम लोगों के दिमाग में फीड हो चुका है। अब मैं अगर आपको बोलूं ना यहां पर 4 + 4 0 हो गया है, भाई साहब आप मेरे पीछे पड़ जाओगे, कहोगे ये तो पागल मास्टर पहली क्लास में आके गलत पढ़ा रहा है। नहीं बेटा, वो आपकी मैथ्स है, ये आपकी फिजिक्स है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं, मेरे वर्ड्स को सुनिएगा और इधर उधर कोई भी चैट पर ध्यान मत दीजिएगा, मेरी बातें गहरी हो सकती हैं। कुछ ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको जब आप जोड़ते हैं ना, तो जोड़ते समय आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, आप अपनी मैथ्स नहीं लगा सकते डायरेक्टली कि भैया 4 + 4 8 होता है। यहां पर भी जोड़ हुआ है, दिस इज ऑल्सो एडिशन, ये भी आपका एडिशन ही। सर आपको कैसे पता? अरे भाई तेरे को क्यों नहीं पता? ये दोनों फोर्स को जोड़ने के लिए ही तो बोला। एक व्यक्ति इधर फोर्स लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति इधर फोर्स लगा रहा है, दोनों ने बराबर लगाया, तुमने जोड़ा, दोनों का इंपैक्ट लिया, तभी जाके तो रिजल्टेंट 0 हुआ। तू जोड़ने की तो ही कोशिश कर रहा है, तू बस वैल्यू देख रहा है कि 4 + 4 0 हो गया सर, इसलिए सब्ट्रैक्शन है, गलत। यहां पर आप सब्ट्रैक्शन ना बोले, यहां पर बोले एडिशन। सर हमने इनको जोड़ा था, ध्यान सुनिएगा, अब बेसिक लैंग्वेज में सिखाऊंगा। वी एडेड देम, देयर डायरेक्शन वॉज अपोजिट, देयर डायरेक्शन वॉज अपोजिट, hence they cancelled out, hence they cancelled out। देखो सब्ट्रैक्शन बोलना और कैंसल आउट बोलने में बहुत अंतर है, समझना इस बात को। ये दोनों को मैंने जोड़ा क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट थी, एक दूसरे को कैंसल आउट कर गए, इनको हम कहते हैं वेक्टर्स। जब जोड़ते समय आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। जब मैंने इनको जोड़ा क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो ये वैल्यू वाइज जुड़ गए, समझे? हां या ना? सारे बच्चे हां या ना? सर इसको नोट करना है, यस। ये वाला पार्ट आप सारे बच्चे लिखेंगे, ये आपके सोचने के लिए सवाल। देखो कुछ सवाल होते हैं ना जो आपको ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर कहने का मतलब आपको मजबूर करते हैं सोचने के लिए।
मैं डायरेक्टली बता सकता था कि भाई एडिशन पे या फिर डायरेक्शन पे, डायरेक्शन वाली क्वांटिटी वेक्टर होती है, वो रटवाना हो गया, लेकिन फील करो कि ऐसा क्यों किया गया। कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको जब आप जोड़ रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कर सकते, जो आपने 9वीं 10वीं तक मैथ सीखी है वो नहीं लगा सकते, आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में जोड़ रहे हैं यार, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे तो 4 + 4 0 हो गया, और सेम डायरेक्शन में थे तो 4 + 4 8 हो गया यार। ऐसी क्वांटिटीज भी हमारे पास थी, ये खतरनाक है। क्लियर? सारे बच्चे एक बार सोचिए, आराम से लिखिए और सेकंड सवाल को सोचिए। अभी कोई थर्ड लॉ नहीं, कुछ नहीं, मैं कोई फॉर्मूला ही नहीं बता रहा हूं, मैं बस आपको ट्रिगर कर रहा हूं सोचने के लिए। अब जब हम लोग वेक्टर्स पढ़ेंगे तो सारी डिटेल में आएगा, डायरेक्शन वाइज सब आएगा, सब मेरे पे है, बस आप जितना मैं सोचने के लिए कह रहा हूं उस पॉइंट पर सोचिए। अब अगला सवाल, इफ आई एड 5 kg राइस टू अ बैग कंटेनिंग 3 kg राइस, व्हाट विल बी द टोटल मास ऑफ राइस इन द बैग। एक बोरी में आपके पास 5 kg था, पहला वाला ये हुआ। अब मैं एनालिसिस ऑफ 2 की बात कर रहा हूं, जरा देखना। ठीक है, वेरी गुड, लव यू बेटा। यहां पर आपके लिए आसान है, मान लीजिए मेरे पास ये एक बैग था, सर ये बनाना है, यस दिस इज योर बैग। अब आपके इसमें क्या था, राइस पड़ा हुआ है, कितना पहले से ही दे रखा है 5 kg। ये हमारे पास 5 kg राइस था। देखो भाई, जिन्होंने 9वीं और 10वीं पीडब्ल्यू में नहीं पढ़ा, या जिन्होंने 9वीं 10वीं नहीं भी पढ़ी, मैं कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं कर रहा हूं जो आपके पहले से रिलेटेड हो। बस मैं कह रहा हूं, आप जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं उसके बारे में सोचिए, फ्रॉम दी स्क्रैच पढ़ा रहा हूं, पीछे का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उस थॉट प्रोसेस को छोड़ दीजिए, यही आपके लिए 100% है। अब 5 kg चावल पहले से ही यहां पर पड़ा हुआ है। अब मैंने कहा यार इसमें 3 kg चावल डालना है, मैं इधर से 3 kg चावल डालूं या इधर से 3 kg चावल डालूं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? दो ऑप्शन है, मैंने कहा इधर से एंगल, मतलब 3 kg चावल लिया मैंने, इधर से डाला 3 kg चावल, या तो इधर से डालूं या इधर से डालूं, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इनका अगर मैं एडिशन किसी भी तरीके से करूं, इधर से डालूं इधर से डालूं, कोई एंगल पर डालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर एडिशन अगर मैं बात करूं मेरे एंटरपेंटर, टोटल मास कितना होगा? 8 kg। क्या कभी 2 kg हो सकता है? खुद सोच के बता दीजिए। जैसे वहां पर हुआ था, जैसे इस केस में हुआ था, 4 + 4 मैं जोड़ ही रहा था, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट थी तो आपने 0 बोल दिया, मतलब आप कह रहे हो कि कैंसल आउट हो गया। क्या यहां पर ऐसा हो सकता है? 5 - 3 2 kg कभी हो सकता है? सोचिए, ऐसा कभी हो सकता है? आप चावल लेने गए, उसने कहा भैया 5 kg चावल है, 3 kg और डाल दो, उन्हें 3 kg डाला, 2 kg बचा है। अबे क्या बात कर रहा है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, हाँ या ना? ऐसा कतई नहीं हो सकता भाई। आप यहां से जोड़िए, यहां से जोड़िए, ऊपर से डाल दीजिए, नीचे से यहां से 3 kg, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आपने नॉर्मली ऐड ही किया है, ये आपकी नॉर्मल एडिशन फॉलो हुई, जो आपने अभी तक पढ़ी है वही है। यस, क्लियर? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? आगे आएगा, वेट आपका फोर्स हो जाता है। अभी mg, आप सब जितना अभी बात कर रहे हैं बेटा, सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं ना, सबका सिलेक्शन की तरफ ले जाते हैं ना, तेरा भी ले जाएंगे, लेकिन तू इधर उधर मत भाग, जितना भी बता रहा हूं उतना सोच। वेट का समय आएगा न्यूटन लॉज में, सब पूरा पता लगेगा। ठीक है, वेट आपका, वजन आपका अर्थ का पुल है। जैसे मेरा मास मान लो 60 kg है या 70 kg है, मेरे को अर्थ कितने फोर्स से खींचेगी, दैट इज वेट। ठीक है, अब समझना, क्या यही चीज टाइम के साथ भी होती है, हाँ या ना? यस और नो? कुछ ऐसी क्वांटिटी थी जिसमें दिमाग ही नहीं लगाना, सीधे जोड़ना है। आपका एग्जाम में मान लो, टाइम भी आपका एक एग्जाम्पल है। ऐसी क्वांटिटीज में 5 घंटे का आपके पास समय था एक एग्जाम को करने का, आपने टीचर को बोला कि सर प्लीज हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दीजिए, हम आपको बाद में एक टीचर्स डे पे कार्ड दे देंगे। टीचर ने कहा ओके।
तुम कह रहे हो कि सर 5 घंटे का एग्जाम था, एक आपने और दिया तो 6 होने चाहिए। टीचर ने कहा ना ना 5 माइनस 1 करेंगे हम, 4 होएगा, तुम हमें काट दीजिए। 5 घंटे का था, 1 घंटा आप हमसे एक्स्ट्रा मांगे, हम माइनस करेंगे, जैसे फोर्स में हो रहा था। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर टीचर ने तुम्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया तो वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, घटाया तो घटेगा ही घटेगा। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें आपके पास वैसे तो दिमाग है नहीं और दिमाग लगाना भी ना पड़े, तभी तो मजा आया है 10वीं तक, अब दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो वेक्टर है। समझिएगा, पहला सवाल एक्चुअली में कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी जिनको जोड़ने में दिमाग लगता है, तभी तो आप 8 बोल रहे थे पहले और कुछ 0 बोल रहे थे। दोनों के पास अभी दिमाग नहीं। ऐसी क्वांटिटीज अभी लिखवाऊंगा, पहले समझ जाइए। ऐसी क्वांटिटीज जिनको जोड़ने या घटाने में दिमाग लगे, ऐसे को कहते हैं वेक्टर्स। ठीक है, और ऐसी क्वांटिटीज जिनको जोड़ने में ज्यादा दिमाग लगे ही ना, जैसे आप सारे खटाखट जवाब दे रहे थे, उनको हम कहते हैं स्केलर। सीधी सी बात, हां या ना, हां या ना, बोलिए भाई। अब मैं यहां पे लिखूंगा, इसकी सारी चीजें लिखूंगा। ये आपको लिखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब, हमने अपनी सारी दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को जब डायरेक्शन के हिसाब से नापना स्टार्ट किया या क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, 2 कैटेगरी बनाई। साइंटिस्ट लोगों को पता था, आपको थोड़ा ना पता है। साइंटिस्ट लोगों ने कहा एक है जिसमें एंगल देख के जोड़ा जाएगा, और एक है जिसमें हमारे एंटरप्रेन्योर अपने आप को सुपर कॉन्फिडेंट मानते हैं, स्केलर्स। सारे बच्चे लिखिए पहले। अभी आ रहे हैं सॉलिड एंगल पे। ओए कौन है ये बेटा? जब सॉलिड एंगल पर आऊंगा ना, ये रहा, मैंने क्या बोला था, ये वही बात है बेटा। ज्ञान लेना है, देना नहीं है। ठीक है, 4800 रुपए टीचिंग करने के लिए नहीं कि तू तरुण सर को भी सिखाएगा, निखिल सर को भी सिखाएगा, मेरे को सबको सिखाने आया है, नहीं। हमें पता है, तुम बस पढ़ो। हाँ, टेंसर क्या होता है अभी उस पर आते हैं। ठीक है, हाँ, जब उन्होंने जोड़ने की बात, अब ये आपके नोट्स में होना चाहिए। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की बात करूं, दोज क्वांटिटीज, दोज, ये लिखना बेटा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, पीक्यू मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज whose addition and subtraction, whose addition / subtraction depends on the directions, depends on their individual directions, are called vectors। बहुत सीधी सी भाषा में बता रहा हूं क्योंकि आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। आर कॉल्ड वेक्टर्स, ऐसी क्वांटिटीज जिनका जोड़ना उनकी डायरेक्शन पर डिपेंड करे। देखो 4 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में जब थे तब 0 आ गया, और जब 4 न्यूटन सेम डायरेक्शन में थे तब आप सभी लोगों ने बोला 8 न्यूटन आ गया। ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं अपना वेक्टर। इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो के साथ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मेरे को फोर्स लिखना होगा तो मैं फोर्स के ऊपर एक एरो बना दूंगा। क्लियर है क्या? सर डायन क्या होता है? शक्ल देख लियो अपनी, अभी के लिए तो वही होता है। बेटा ठहर जा, आज ही एडवांस का पेपर देना है क्या तेरे को? हाँ, अभी सर वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्यों नहीं लिखा? भाई ज्यादा साइंटिस्ट मत बनिए, जब वेक्टर्स पढ़ाऊंगा तब ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा सर थोड़ा कम बताते तो भी चल जाता। ठीक है, जितना पढ़ा रहे हैं बेटा रुक जा, अभी सारे डायन वाइन तेरे भी निकालूंगा। ठीक है, रुक जा बस। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको जोड़ने के लिए हमें डायरेक्शन देखना पड़ता है उनको हम कहते हैं वेक्टर।
और लिखते समय हम लोग उसके ऊपर एक एरो बना देते हैं, क्योंकि एरो इंपॉर्टेंट था, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी। इनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल में अगर आपसे कोई पूछे भैया इसके एग्जाम्पल क्या है, अभी के लिए आपको मैंने फोर्स बता दिया। आपको 10वीं क्लास 9वीं क्लास में एक मोमेंटम वर्ड सुना होगा, मोमेंटम बोल देना, वेलोसिटी बोल देना। कोई टीचर बोले कि नहीं एक और बताइए एग्जाम्पल, तो कहना मार्क्स काट लो, इतना ही रटे। समझे? थम्स अप, थम्स अप। टेंसर वेंसर पर मत भागो बेटा, मैं कह रहा हूं जेई की तैयारी के लिए रेलिवेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्लियर? हाँ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ले भैया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अभी के लिए चलो लिख लियो, अभी तो जोश है ना तो पढ़ लोगे। एक्सेलरेशन, ईटीसी एटसेट्रा। क्लियर? सर इज एरिया वेक्टर क्वांटिटी? यस, फिजिक्स में होती है, आगे बात करेंगे। आगे मत भागो ज्यादा भाई, सबका समय आएगा, रुक जा। अब दूसरी थी हमारे पास स्केलर्स। स्केलर क्या थे सर? ऐसी क्वांटिटी जिसमें लिख देना अपनी शक्ल लगा के, सर हम जिसको कर पाए वही है स्केलर। टीचर बेटा 4 में से 6 मार्क्स देगा तेरे को। समझ आई बात? अगर स्कूल में कोई पूछ ले कि स्केलर क्या होता है, लिख देना सर देखो एक है साइंटिफिक लैंग्वेज में जो हमको इतना ज्यादा नहीं समझ आता है, एक वो है ऐसा एडिशन जो हम कर पाए वो है स्केलर। टीचर कहेगा ऐसी भाषा में क्यों नहीं समझाया तूने कभी मुझे, बेटा 2 एक्स्ट्रा लेके जा तू, ठीक है? हाँ 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देगा टीचर। स्केलर हमारे पास, ठीक है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट हैव डायरेक्शन, डू नॉट हैव डायरेक्शन, जिनके पास अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। हाँ ठीक है सर, नेगेटिव में देंगे टीचर नहीं देगा रे, नहीं दे। तुम हो तो गोलू मोलू वंटर पंटर ना कहेगा रे यार। बच्चा बोला तो ईमानदारी से है, भले ही साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं बोला। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट हैव डायरेक्शन, मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तेरा मास किसी इसी डायरेक्शन में नहीं लग रहा, तेरा समय किसी इसी डायरेक्शन में नहीं बह रहा, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मोर ओवर इसके ऊपर यह है, एंड देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज डायरेक्ट। बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूं, हमारे पास ये दोनों एक पार्ट बनेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, लॉज ऑफ काइनेमेटिक्स में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी समझाने के लिए ऐसी क्वांटिटी जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज डायरेक्ट, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल में कोई एरो नहीं है। एग्जाम्पल में आपका मास जिसको आप एम से डिनोट करते हैं, आपका टाइम, ठीक है, आपका अगर आप बोले प्रेशर, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आपका हो गया पावर, आपका हो गया आपका वोल्टेज, आपका हो गया एंड सो ऑन। क्लियर सारे बच्चे? अरे कोई लक्ष्य का बच्चा है का बेटा, कोनी मार के गाड़ देंगे जमीन पे, ज्यादा इधर उधर के वर्ड मत बोलिए, ठीक है? हमें पढ़ा लेने दीजिए। 11th क्लास के बच्चों के साथ स्टार्टिंग में सबसे बड़ा दिक्कत है यही है, एनर्जी फुंकार मारता और टीचर कहता रुक जा बेटा समय आने दे, ठीक है? जब रोटेशन में हम लोग फुंकार मार रहे होते तब कहता क्या कर रहा है टीचर। तो ये भावनाएं पलटेंगी बेटा, अभी ज्यादा तेज मत भागो। टेम्परेचर ले लो भाई, इनको ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर ने इसको पैसे दिए, लिखवा दे भाई, मेरा नाम भी लिखवा दे लिस्ट में। हाँ ले ले भाई, खुशी मिल गई टेम्परेचर को लिखवा के, आया ना? यस। अभी रुको रुको, अगली 1-2 क्लास के लिए रुक जाओ, अभी प्रचंड रूप में आपको दिखाऊंगा। आज तो यार, आज तो बस ऐसे ही चल रहा है। हाँ यस, अबे पैसे दिएंगे तुम्हें इन क्वांटिटीज ने कि तुम हमारा भी नाम लिस्ट में लिखवा दो। हाँ आइए,
ठीक है। अब सबसे ज्यादा खुजली होती है एक क्वांटिटी में विच इज कॉल्ड करंट। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्योंकि 10वीं क्लास में तो आप सारे लोग साइंटिस्ट बन चुके हैं। इज करंट अ फिजिकल क्वांटिटी, इज करंट अ स्केलर और वेक्टर? स्केलर और वेक्टर? सारे बच्चे मुझे आप सोच के बताना, सारे बच्चे जरा मुझे आप सोच के बताना, करंट हमारे लिए स्केलर है या वेक्टर है? हाँ, अरे बाप रे बाप, कहां से पढ़ के आए रे? हाँ सर, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? वैल्यू। तेरा वजन 60 केजी का है तो 60 मैग्नीट्यूड है, ठीक है। हाँ, अब यहां पर क्या होता है ना, साइंटिस्ट लोग आ जाते हैं, दिक्कत बड़ी है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ाने में, लेकिन चलिए कोई नहीं, पढ़ा ले जाएंगे। अब कईयों को लगेगा देखो यार, हम लोग 10th क्लास में ये सर लिखना है, नहीं बेटा सूंघना है, ठीक है। यहां से नाक लगाइएगा, रगड़ते हुए ऊपर तक जाइएगा, याद हो जाएगा। अरे भाई पहले समझ और फिर कॉपी में लिख, ठीक है। 10th क्लास में आपने क्या सीखा है? 10th क्लास में आपने सीखा है किसी भी सर्किट में हाँ यस, कईयों का टाइम हो गया भाई साहब, भगवान बुला रहे हैं उनको। बेटा शांति से बैठ जा। किसी भी सर्किट में द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही तो हमारे पास करंट था, है ना। अब जरा समझना, सर हम लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं, मान लीजिए यहां पे 5 एम्पेयर का करंट जा रहा है। सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब वैल्यू, 5 एम्पेयर, 5 इसका मैग्नीट्यूड है, वैल्यू कितनी है। और सर इसकी डायरेक्शन भी हम लोगों ने पढ़ी है, सर ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। मान लो करंट यहां पर टूटा है पैरेलल में, यहां 3 एम्पेयर गया और यहां पर 2 एम्पेयर। ध्यान से सुनना, यही 5 एम्पेयर यहां तक आया था। तो अब कई बच्चे इसको क्या सोचते हैं, क्योंकि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के हिसाब से अब क्या होता है कि सर जो ये करंट है ना, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। अब कई बच्चे कहेंगे मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड भी है, वैल्यू, और इसकी डायरेक्शन भी है सर, और इसकी डायरेक्शन भी है सर। तो ये वेक्टर हो जाना चाहिए, ये वेक्टर हो जाना चाहिए। बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपके सिलेबस में आपको स्केलर ही बोलना है, ज्यादा साइंटिस्ट मत बनिएगा, टेंसर बोल के स्कूल में आ जाओगे अगर आप, ठीक है। कईयों को पता लग जाती है और वो क्या लिखते हैं, टेंसर लिख देंगे, हमें टीचर एक्स्ट्रा मार्क देगा, बेटा फेल कर देगा। ज्यादा ओवर एटीट्यूड नहीं रखना, एटीट्यूड रखिए, ठीक है, लेकिन ओवर नहीं। बट स्टिल इट इज स्केलर। अब कईयों को डाउट आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो जाएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिपेंडेंसी वाली बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सर आपने कहा था फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। 4 न्यूटन, 4 मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन भी थी, आपने उसको तो वेक्टर बोल दिया। लेकिन करंट के पास भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, इसको आप स्केलर कह रहे हो। अब कई बच्चे पढ़ लेते हैं फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती, ये वो प्लांट का ना, हटाओ इसको, लॉजिकली बात करो। कोई मेरे को बता सकता है कि वेक्टर और स्केलर में बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा था? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्या है डिफरेंस? सोचिए सोचिए, यही आपको सोचना है। जितना अच्छे से यहां सोचोगे उतना ही प्रचंड रूप आपको अपने काइनेमेटिक्स में दिखेगा। इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? स्केलर और वेक्टर को क्या डिफरेंशिएट कर रहा था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ना कि डायरेक्शन। कई बुक्स में लिखा जाता है इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट हैज मैग्नीट्यूड बट इट डज नॉट हैव डायरेक्शन, ऐसे बोल दिया जाता है। इसको और बेटर वे में बोलिए जिससे गलती और कंफ्यूजन ना बने। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डायरेक्शन,
मैं मानता हूं, मेरे वर्ड को सुनिएगा, मैं मानता हूं इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, लेकिन करंट के पास भी है, मैं फिर भी इसको स्केलर क्यों कह रहा हूं? इट्स अबाउट एडिशन। इन दोनों के बीच का बेटा मेन पंगा, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, इट्स अबाउट एडिशन। ये आगे चल के आपको दिखेगा, जोड़ना और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ध्यान सुनना, इन दोनों का मेन पंगा है किस तरीके से आप जोड़ रहे हो। जब आपने मास को जोड़ा था तब आपने कोई दिमाग नहीं लगाया कि यार यहां से 3 kg आएगा या यहां से 3 kg आएगा, कुछ नहीं, सीधे जोड़ दो भाई। और जब आप फोर्स की बात कर रहे थे तब मैटर कर रहा था कि भाई डायरेक्शन इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है या 180 डिग्री, अपोजिट लग रहे हैं या सेम डायरेक्शन लग रहे हैं, इनके बीच का एंगल मैटर कर रहा था। ये इनका मेन डिफरेंस है कि आप जोड़ कैसे रहे हो। तो करंट को आप कैसे जोड़ते? देखिए 5 एंपियर का करंट आया तो 3 एंपियर इधर चला गया, 2 एंपियर इधर चला गया। सोचिए, अब जरा मेरे को बताना, इसी केस में अगर 5 एंपियर ऐसे आ रहा होता और 3 एंपियर ऐसे आ रहा होता और ऐसे 2 एंपियर, इस बार एंगल कुछ और है ना, उल्टा समझ लीजिए। मेरे पास यहां से 3 एंपियर आया और यहां से 2 एंपियर आया, यहां कितना करंट जाएगा सोच के बताइए। अरे बोलिए मेरे एंटरपेंटर, अगर मेरे लिए यहां से 3 एंपियर आया, यहां से 2 एंपियर, 3 एंपियर का करंट यहां से आया, 2 एंपियर का करंट यहां से आया, अब यहां करंट कितना जाना चाहिए था? 5 एंपियर। 5 एंपियर भाई। दो नदियां, ध्यान से सुनिएगा, दो नदियां अगर जुड़ रही हैं, एक अपना पानी ला रही है, एक अपना पानी ला रही है, दोनों जुड़ के ही तो जाएंगी यार। इसमें एंगल का क्या लेना देना? यहां आपका, ध्यान से सुनिएगा, यहां आपका एंगल 60 डिग्री हो और 30 डिग्री हो और 90 डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब जोड़ने की बात आई करंट को, मेरे वर्ड को सुनिएगा, जब जोड़ने की बात आई करंट को, तब जोड़ते समय हमने एंगल नहीं देखा, हमने सीधे कहा करंट कितना आ रहा है? 5, जाएगा कितना? 5, दैट्स इट। ये तो बेसिक एडिशन है, ये तो बेसिक एडिशन है, स्केलर हो गया। क्लियर? हाँ, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, कई बच्चे बहुत तेज है, वेरी गुड। ये आगे टर्म्स बनेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे इज करंट स्केलर और वेक्टर, बेटा ज्यादा टेंशन वेंशन का शो ऑफ मत करना, बिलीव मी, ठीक है। कोई पूछे कि ये क्या है, तो करंट इज अ स्केलर, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो या इट्स एडिशन is independent of its direction। डायरेक्शन से इसका जोड़ने घटाने का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू, या छोड़िए इतना, क्लियर? बस सर ये नोट करना है, नहीं बताया तो था यार, लेक्चर पूरा देखा करो सारे बच्चे। ये नोट करना था या सूंघना था? बच्चे को बता दो, बड़ा दिक्कत में, ये लास्ट है। हाँ टाइम हो गया, हमें भी पता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, आई नो दैट। एक बच्चे को बड़ा दिक्कत है, ये नोट करना था या सूंघना था, ये बता दो बस उसको। देखो बता रहे हैं ना बच्चे। अबे तुम तो यार सही में 10वीं क्लास के बच्चे हो यार, मजे लेने थे उसके। बोलना था सूंघना है, वो कॉपी सूंघ रहा होता। अरे यार तुम लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा अभी, तुम लोग स्पैमर बन नहीं पा रहे हो अभी। हाँ हाँ, देखो कुछ कुछ है, कुछ कुछ के अंदर वो झलक है, ठीक है, जिनको बाद में, ऐसी लोगों को बाद में जेल में डाला जाता है। लेकिन कुछ बच्चे बता रहे हैं कितने इनोसेंट, ये 10वीं क्लास के इनोसेंट बच्चे हैं। बेटा 11वीं में आ रहे हो तुम, ठीक है। जब मैं ऐसे पूछूं तो समझ जाना मेरा डायरेक्शन क्या है। अबे अब क्या बता रहे हो, अब तो मजाक हो गया उसका, है हट। बेटा नहीं, नोट मत कर, सूंघ लेना। फोन को ऐसे रखना, तब दिमाग में सड़क से जाता। अबे कंसेप्ट की बात है, पहले समझ और कॉपी में लिख। इसमें पूछ क्या रहा है कि लिखना है या नहीं लिखना है, क्लियर?
तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, डिपेंडेंसी वाली बात हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का आपके लिए होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क कुछ नहीं है, हमको बस याद रखना है, ठीक है, कंप्लीट योर नोट्स एंड रिवाइज एवरीथिंग, दैट्स इट, नो अदर होमवर्क, चिल मारो, क्लियर, चिल मारना है, ठीक है, चिल मतलब ये नहीं कि खाना खाना है, घूमना फिरना नहीं, किसी इंसान का नाम रखिए चिल और उसको मारिए। अबे 11वीं में कन्वर्ट हो जाओ जल्दी से, तभी थोड़ा फ्रीक्वेंसी मैच होगा हमारा, ठीक है, हाँ, क्लियर। हाँ, आज की क्लास इतनी है, कल की क्लास में हम लोग अब गहराई में जाएंगे, ठीक है, रिवाइज आपको करके आना है, अगली क्लास में मैं इसको रिवाइज कराऊंगा, तो जितना अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, ठीक है, रिवाइज करके आएंगे, प्रॉमिस करिए सारे बच्चे। अच्छा 1 घंटा 45 मिनट पता लगा गया? मेरे को तो नहीं लगा वैसे। सिलेबस कैसे कराएंगे? हाँ, यस, सारे बच्चे। अब देखो वीडियो कॉल, चलो एक कर ले, बंडी पहन लिया पहले। ठीक है, हाँ, एक को करके देखते हैं, नहीं तो कल की क्लास में कर लेंगे। श्री पर्णा चैटर्जी को करते हैं, ये तो गेमर है, गेम खेल रहा होगा, ठीक है, समीर कौशल को कर लेते हैं, लेट्स सी, उठा ले फोन तो प्लीज रिवाइज करके, रोज का काम रोज, आज का काम कम है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे राजा भी है। हाँ, प्रेरणा रानी है, रानी, राजा और रानी डर गए होंगे, बंडी पहनने गए। एक दो को और बुला लेते, क्या पता इनमें से कोई फोन उठा ले, ठीक है। और ये पता है यहां पर नाम कैसे आते, ये भी बता देता हूं। अगर आप लोग प्रॉपरली लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, और आप रिप्लाई कर रहे हो, फालतू की चीजें नहीं कर रहे, तब आपका नाम यहां आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ए आशुतोष उठावा बरदवा, मुस्ताक अहमद उठावा, तो नहीं बतिया लिया जा। डर गए, चले कोई नहीं, अभी नए नए है ना, उनको लग रहा होगा राजवंश सर से कैसे बात करेंगे, ठीक है। समय के साथ आप मेरे साथ यूज टू हो जाएंगे, हंसी मजाक में आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्लास में हम इनको बुला लेंगे, थोड़ा सा स्क्रिप्ट बना लेंगे, पहले बच्चे को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, हाँ, यस, कपड़े अच्छे से तैयार होकर रहना, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, मेरे को बहुत मजा आया आप सभी लोगों को पढ़ाने में, दिस वाज द फर्स्ट क्लास, ठीक है। आने वाली क्लासें हो सकता है थोड़ी कठिन पड़े आपको, लेकिन घबराना नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। यस, लव यू ऑल, इंजॉय करके पढ़ना भाई, देखो ये जर्नी टफ है, लेकिन हम लोग इंजॉय करके पढ़ेंगे, चाहे दुनिया कितना भी बोल ले कुछ भी, मैं आपको कह रहा हूं बस आप मेरी बात मानते चलिएगा, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देना, जो मैं बोलूंगा उसको बस फॉलो करना है, लोड नहीं लेना। आपका दोस्त रंग बिरंगा कुछ भी करे, लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, आप कम से कम चीजों को तैयार करके भी सिलेक्ट हो सकते हैं, दैट्स माय मेन थिंग टू डू, राइट। मेरा एक्सपीरियंस यही काम आएगा कि मैं आपको लोड फ्री रख के आपका सिलेक्शन आपके हाथ में दिलवाऊं, राइट। तो प्लीज आप सभी लोग मेरे से कनेक्टेड रहिएगा, कोशिश करिएगा डिविएट ना हो, ठीक है। दूसरा, चाहे कुछ भी बोल ले मेरे को, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई से फर्क पड़ना चाहिए, क्लियर। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। तो फिर अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।